एज अ फिल्म मेकर, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन तीनों फेज को अगर देखें तो सबसे ज्यादा टफ क्या रहा? पहला तो ऐसे निकल गया कि पता नहीं चला। और शूटिंग में तो होश ही नहीं होते भाई, तो उसके कारण अगर वो फिल्म 6 मंथ में रेडी होनी थी तो उसको साल भर लगा। के मेनन जैसे लेजेंडरी एक्टर्स, इनको अप्रोच कैसे किए? इससे पहले गोविंदा, जैकी श्रॉफ, इन सब के साथ मैंने एड फिल्म्स और टीवी शोज बनाए हैं। तो के मेनन ऐसे देखा जाए तो उस तरह के एक्टर नहीं थे। ऐसा कुछ हुआ सर आपके साथ में सेट पर कि जब आपको महसूस हुआ कि ये तो मैजिकल है? एक मेरा उस फिल्म का फेवरेट सीन है जो बिल्कुल मिडिल में आता है, जहाँ से फिल्म एक अलग फेज में जाती है। अब जब आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो आपको क्या लगता है कि सारे डिपार्टमेंट इन हाउस रखना सही था फैसला, या फिर आउटसोर्स भी करना चाहिए? अगर आप छोटी फिल्म बनाना चाह रहे हैं, छोटे फिल्म मेकर हैं या इनिशियल लेवल पे शुरू कर रहे हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप अपने इन हाउस टीम को डेवलप करें। वो फ्रेंड्स का ग्रुप भी हो सकता है। ये लव ऑल का आइडिया कंसीव कैसे हुआ, फिर क्या रही उसकी जर्नी? ये कहानी कैसे इसने जन्म लिया मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोई सपना देखा और मुझे वो एक लाइन मिली उस स्टोरी की, और इन सब के दौरान अचानक से पता चलता है कि दो बहुत बड़े दिग्गज इस फिल्म से जुड़ रहे हैं, महेश भट्ट जी और पुलेला गोपीचंद सर। कैसे अप्रोच हुआ? कहीं उनके कनेक्शंस थे पहले पुराने महेश भट्ट साहब से, तो उनके लिए एक प्रीव्यू रखा और उसी प्रीव्यू में मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा। अगले 10 साल में मुझे बड़ा ब्राइट फ्यूचर दिखता है फिल्म मेकिंग का। ऐसे में प्रोड्यूसर क्या सेंसिबिलिटी के साथ में पैसा लगाए? तो उन लोगों को तो मुझे लगता है कि फिल्म से दूर रहना चाहिए जो इसको बिजनेस की तरह सोचते हैं। और कभी करण जौहर और उनमें उनको मौका मिले 50-100 करोड़ लगाने का, तो वो उनके साथ ट्राई कर लें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इंदौर से जाने वाली डायरेक्टर्स एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ गई है। कला की कोई भी विधा रही हो, मध्य प्रदेश ने हमेशा ही धुरंधर कलाकार दिए हैं, और एक ऐसी कला की विधा जो भाषा के आधार पर देश की एक बड़ी और सफल इंडस्ट्री है, उस भाषा के आधार पर अगर हम देखें तो सिर्फ वो इंडस्ट्री ही वहां पर सेटल नहीं हो पा रही है जहां की वो मूल भाषा है। मतलब देश के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में सिर्फ मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां की मूल भाषा हिंदी है, और वहां पर सिनेमा या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो फुल्ली होम ग्रोन मध्य प्रदेश के फिल्म मेकर कह सकते हैं, जिन्होंने यहीं पर रहकर हिंदी फिल्म में अपने पैर जमाए और 2 अच्छी बहुत ही खूबसूरत फिल्में हमें दी। वो फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो देश भर में 600 से ज्यादा सिनेमा घरों में लगी, और जिसे देखने के बाद लेजेंडरी फिल्म मेकर महेश भट्ट जी ने कहा कि ये फिल्म मुझे सारांश की याद दिलाती है। साथ ही बैडमिंटन आइकन पद्म भूषण श्री पुलेला गोपीचंद जी ने कहा कि आप बताइए इस फिल्म से मैं कैसे जुड़ सकता हूं या मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। उन्हें फिल्म इतनी अच्छी लगी। देश के बहुत ही जाने माने कलाकार मनोज बाजपेयी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि इस फिल्म में के मेनन का अभिनय देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। तो ऐसे ही फिल्म मेकर, उसके निर्माता, उसके निर्देशक और एक सफल बिजनेसमैन, एक खेल प्रेमी, एक लेखक हमारे बीच आज मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के सबसे सफल निर्देशकों में से एक सुधांशु शर्मा जी। सुधांशु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने इस शो का नाम दिया है OIC फिल्म एक्सप्रेस। तो इसके पहले जब हमने डायरेक्टर्स राउंड टेबल करने की सोची थी तब आपके बारे में विचार आया था, लेकिन अब हमें मौका मिला है कि हम आपसे बात करें। तो सर, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा लव ऑल के बारे में। ठीक है। कि लव ऑल का आइडिया कंसीव कैसे हुआ और फिर क्या रही उसकी जर्नी? मतलब लव ऑल कैसे आई आपके दिमाग में? सबसे पहले तो शुक्रिया अजीत आपका और OIC जो आपका प्रोडक्शन हाउस है। तो एक बात आपने कही कि सबसे सफल फिल्म मेकर, तो मुझे नहीं लगता है कि ये टाइटल देना ठीक होगा, और कोशिश करते रहते हैं अपने अपने तरीकों से। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो सफलता तो ठीक है जब होगी और जैसे होगी। लव ऑल की अगर बात करेंगे कैसे शुरुआत हुई, तो बेसिकली स्पोर्ट्स से बड़ा गहरा नाता बचपन से रहा। क्यों रहा मुझे नहीं पता,
कोई पारिवारिक बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का तो नहीं था, लेकिन समहाउ ऐसा हुआ कि कहीं मौका मिला और कहीं पे बैडमिंटन कोर्ट मिले, कहीं नहीं मिले। तो उस स्पोर्ट्स से जुड़ता गया। खेलता मैं दूसरे खेल भी हूँ, लेकिन बैडमिंटन से जो लव था वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों ज़्यादा था। कुछ इंजरीज वगैरह हुई और प्रोफेशनली उस तरह से मैं नहीं खेल पाया। उस वक्त तो दुख हुआ उस बात का कि क्यों नहीं खेल पा रहा हूँ। अब लगता है कि ठीक हुआ, क्योंकि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन की स्थिति इस देश में उतनी अच्छी नहीं है कि वो एक अच्छा करियर उसमें बना सके या जीवन में बहुत बड़ी सफलता पा सके, जब तक कि आप बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय या वर्ल्ड की रैंकिंग वाले प्लेयर नहीं हो। उतनी प्रतिभा मेरे अंदर नहीं थी, ये मैं जानता हूँ। तो लेकिन तब से ही कुछ न कुछ कहानियां जो मैंने सीखी, मैंने स्टेट लेवल पे खेलने गया, यूनिवर्सिटी खेलने गया, और साथी खिलाड़ियों को देखा जो बड़े तन्मयता से लगे हुए थे। मैं इंजरी कारण बाहर हुआ पर वो लगे रहे। फाइनली आगे चलकर वही समस्याएं उनको फेस करनी पड़ी, जॉब नहीं मिले, परेशानियां आई। और उस पॉलिटिक्स को भी देखा, स्पोर्ट्स वाली को, और उस खेल की ब्यूटी को भी देखा कि उसमें क्या आनंद है, उसमें क्या रिदम है। फिर समय चलता गया और मैं क्रिएटिव लाइन में जुड़ा, एडवर्टाइजिंग में आया। एडवर्टाइजिंग की फील्ड में काम करते करते एक लंबा अरसा बीता, और होता ये है कि मुझे लगता है कि अधिकांश जो एडवर्टाइजिंग वाले लोग होते हैं उनको फिल्म मेकिंग या फिक्शन या कोई कहानी कहने की इच्छा हमेशा से उनके मन में होती है। तो ये कहानी कैसे इसने जन्म लिया मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोई सपना देखा और मुझे वो एक लाइन मिली उस स्टोरी की, और मैंने देर नहीं की कि वो सपना खत्म हो उससे पहले मैं उसको लिख लूं, और वो डेवलप हो गई स्टोरी। सर, वन लाइनर आया था आपके दिमाग में? हाँ, वन लाइनर ही आया था, मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर मेरे सामने आया उसका कि मैंने सोचा कि हाँ, इस पे कुछ कहानी बन सकती है। तो एक छोटी सी स्टोरी, तब ना फिल्म का ख्याल था, न ये कोई दिमाग में दूर दूर तक ऐसा सोच था कि कोई स्क्रिप्ट बन सकती है इसकी, पर हाँ, एक ख्याल अच्छा था तो वो मैंने लिख लिया। और सर, आप बता सकते हैं कि वो क्या वन लाइनर आपके? वो वन लाइनर यही था कि एक खिलाड़ी है जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी है अपने क्षेत्र का, और स्पोर्ट्स की पॉलिटिक्स में फंसकर या उसके शिकार बन के वो खेल से बाहर हो जाता है। और इस बुरी तरह बाहर होता है कि जो उसके सपने होते हैं वो टूट जाते हैं, और वो स्पोर्ट्स से एक तरह नफरत करने लगता है। उसे लगता है कि ये बड़ा ऐसी चीज है जो जिंदगी खराब कर देती है। और फिर जिंदगी एक बदलाव लेती है और फिर से कोई ऐसी परिस्थितियां उसके सामने आती हैं कि उसको सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि भाई स्पोर्ट्स से इतनी नफरत का कारण क्या था, और ऐसे सवाल भी खड़े होते हैं कि स्पोर्ट्स की लाइफ में जरूरत क्या है। तो वो एक ताना बाना एक छोटा सा मुझको दिखाई दिया, मैंने उसको कहीं नोट कर लिया, मुझे ध्यान नहीं। और फिर मेरी एक आदत है कि दोस्त बैठते हैं, बातें गपशप चलती है, तो मैं कुछ कहानी सुनाने लगता हूँ। मुझे लगता है मैं कहानी ठीक ठाक तरीके से सुना लेता हूँ, शायद डायरेक्शन में भी उससे हेल्प मिलती है। तो वो लवाओल की कहानी मैंने थोड़ी थोड़ी डेवलप की, फैमिली में, दोस्तों में मैंने सुनाया कि यार एक ऐसी कहानी है। तो मैं रिएक्शन चेक करता रहा लोगों के, और रिएक्शंस ठीक थे कि हाँ, तो अच्छी, और सुनाओ, और क्या हुआ। वैसे वो कहानी डेवलप होती रही, सुनाने से मैं मोटिवेट होता रहा और मैं मन में लिखता रहा। ये 2012 से मुझे लगता है कि वो कहानी पे मैं काम करता रहा। 14-15 तक मुझे लगा कि अब वो कहानी मुकम्मल हो चुकी है, जिसको मैं नरेट कर सकता हूँ प्रॉपर स्टोरी के फॉर्मेट में, और उसमें कोई उस तरह का लूप होल नहीं है कि ये क्या है कैसा नहीं। और वो समहाउ एक स्क्रीन प्ले का भी रूप, क्योंकि जब आप सुनाते हो स्टोरी तो दृश्य भी दिखाने पड़ते हैं, तो स्क्रीन प्ले भी बना। लकीली मेरी जो सिस्टर है वो बहुत अच्छी राइटर है, मुझसे बेहतर राइटर है, और तो हम लोगों का एक तालमेल है उस तरह से कि हम एक दूसरे को सुनाते रहे। और एडवर्टाइजिंग का काम चलता रहा। उस दौरान जो मैंने एक और फिल्म ट्रायल के तौर पे या डिप्लोमा फिल्म की तरह एक प्रोजेक्ट किया था काली चाट के नाम से। वो उसका मौका मिला, उसका बजट
बहुत रिक्वायर्ड ऐसा कोई खास नहीं था कि जिसके लिए रुकना पड़े। तो वो फिल्म शूट की एज अ डायरेक्टर और थोड़ा सा राइटिंग वर्क भी उसमें किया। उससे तब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं किसी फिल्म को डायरेक्ट करने की पोजीशन में हूँ। लव ऑल के लिए भी मैं, क्योंकि मुंबई मेरा काम पड़ता था, तो मैं एज अ प्रोड्यूसर राइटर की तरह ही अपने आप को मानते हुए कि भाई मुझे कोई सही डायरेक्टर मिल जाए हाँ। जो मैं सोचता हूँ वैसा उसको दिखा पाए, ऐसे एक्टर्स मिल जाए जो उसको निभा पाए। तो मैं मिलता रहा लोगों से, पर तब तक मैंने ये कभी घोषणा नहीं की कि इसको मैं डायरेक्ट करूंगा। तो काली चाट भी सर 2015-16 के आसपास ही 2016 में काली चाट शूट हुई। और वो आपके जीवन की पहली फिल्म थी जिसके आप डायरेक्टर थे? जिसका मैं डायरेक्टर था। मैंने टीवी शोज बहुत सारे डायरेक्ट किए थे, हाँ, पर फिक्शन मैंने कभी डायरेक्ट नहीं किया था। और मजेदार बात यह है कि मैंने फिक्शन डायरेक्शन देखा भी नहीं था। लकीली काली चाट से उसका जो भी प्रतिसाद मिला, जो फेस्टिवल्स में अवार्ड वगैरह मिले, वो सेकेंडरी है, लेकिन सबसे पहले जज तो आप ही होते। मैंने ये तय किया था कि ये ठीक बन गई तो ठीक है, नहीं तो किसी को हायर कर लेंगे या नहीं बनाएंगे। क्योंकि हमको मालूम पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जज तो आपको ईमानदारी से खुद ही होना चाहिए। फिर दुनिया बुराई करे तो भी आप टिके रहो अपनी बात पे, और अगर दुनिया तारीफ करे तो भी आप पीछे हट सकते हो। इतनी ईमानदारी आदमी के पास होनी चाहिए। तो मुझे काली चाट का जो मैंने पहली बार कट देखा तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, ये तो थोड़ी ठीक है, डायरेक्शन किया जा सकता है। जो मैं कहना चाहता था वो लगभग 90% मैंने कह दिया। और जो मैं एक्टर्स को जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, तो वो मैं समझा पाता हूँ उन्हें। तो उस काली चाट ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने ये तय किया कि हाँ, मैं इस फिल्म को डायरेक्ट करूँगा। और लगभग साल भर सर वो शायद फेस्टिवल सर्किट में रही काली चाट फिल्म, है ना? हाँ, वो साल भर रही, 2 साल रही, और उसने काफी सारे अवार्ड्स भी। हाँ, काली चाट को कुछ 23 अवार्ड्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल मिला के। और फ्रैंकली मुझे या हमारी टीम को ये भी कोई आइडिया नहीं था कोई फेस्टिवल भी कोई चीज होती। तो उस समय तो सिर्फ फिल्म बना रहे थे और फिल्म बन गई, फिर बन के आ गई। तो फिर किसी ने कहा कि इसको फेस्टिवल में क्यों नहीं भेजते हो? तो फिल्म फ्री वे और ऐसे 2-3 जो मुंबई के मेरे कुछ साथी थे, उन्होंने कहा कि इसको तो डालो, ये तो अच्छी फिल्म है। तो दीप्ति जो मेरी वाइफ भी है, मेरे साथ काम भी करती हैं, उनको मैंने कहा कि यार इसको डाल दो, कहीं कहीं देखा जाएगा। तो वो जैसे जैसे जाती वैसे वैसे रिस्पॉन्स आता कि ये तो सेलेक्ट हो गई है, यहाँ ये इसको अवार्ड है। तो कुछ जगह तो हम गए, हिसार का फिल्म फेस्टिवल था, बड़ा था, पहला ही साल था, वहां पे हुआ, खजुराहो में हुआ, 3-4 जगह में गया, बाकी जगह जाना संभव था नहीं, और जयपुर वगैरह और सारे सब कुछ होता रहा। तो उससे कम से कम, और फिर उसके जो रिव्यूज आए वो बड़े मतलब दिल को खुश करने वाले थे और चौंकाने वाले भी थे मेरे लिए। तो वो सर सेल्फ रियलाइजेशन टाइप का होता है कि अच्छा, मैं सच में कुछ अच्छा बना रहा हूँ जो जनता को पसंद आ रहा है। हाँ, वो तो खुशी देती है। और जनता में भी कौन ऐसे लोग हैं भाई, दोस्त हैं या ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ज्यादा फिल्मों से नाता नहीं है, कुछ आपके प्यार में भी कुछ तारीफ कर देते हैं, आप भी करते हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आप मानते हो कि ये किसी को बख्शते नहीं है, उनसे जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो अच्छा लगता है। तो सर टफ क्या रहा, मतलब एज अ फिल्म मेकर, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, तीनों फेज को अगर देखें तो सबसे ज्यादा टफ क्या रहा? काली चाट में तो चलो आपकी छोटी यूनिट थी, आप लोग सब मिलजुल के आप लोगों ने एक फिल्म बना ली, लेकिन जैसा आपने कहा कि एक प्रोफेशनल और थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्म बनाना वो अपने आप में एक चैलेंज है। तो जब आप इस मैदान में कूद गए थे तब आपको रियलाइज हुआ होगा कि ये आइडिया कंसीव करना, दोस्तों को सुनाना, रिश्तेदारों को सुनाना, सबको कन्विंस करना कि नहीं अब बहुत सारा पैसा भी लगने वाला है, समय भी लगने वाला है, तो क्या मैं ये फिल्म बनाऊं, है ना? तो ये तीनों स्टेजेस में से कौन सी सबसे ज्यादा टफ रही आपके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जर्नी थी लव ऑल की, 3 फेज मानते हैं, मुझे लगता है कि 4th फेज उसमें और जोड़ देना चाहिए, फिल्म रिलीज, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे थ्योरेटिकली देखा जाए तो 4th फेज सबसे ज्यादा टफ होता है, क्योंकि उसका क्रिएटिविटी से, उसका आपके बाकी चीज़ों से या आपकी क्वालिटी से उतना लेना देना नहीं होता। उसको एक बाजार चलाता है, वो भी अपनी जगह सही होंगे, लेकिन जो आदमी दिल से एक फिल्म मेकर है और एक फिल्म, अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करता है, उसके लिए वो एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह सामने आता है
कि उसे लगता है कि सब कुछ अच्छे होते हुए भी ऐसा क्या हो रहा है कि इसको ऐसा गिनाया जा रही है इसमें चीजें। और आप जब तुलना करते हो दूसरी फिल्म से जो रिलीज भी करती हैं 100-200 करोड़ करती हैं, बनती भी 30-40-50 से नीचे नहीं है, और उनको जब उस तरह से एप्रिसिएशन मिलता है और दुनिया भी कहती है कि अरे यार ये कितना बड़ा डिफरेंस है, उसको सुनते हुए सहते हुए और अपनी फिल्म को आप लोगों तक पहुंचाना, वो मुझे लगता है बड़ा चैलेंज है। पर मैंने 3 जो फेज आप बात कर रहे हो, पहला तो ऐसे निकल गया कि पता नहीं चला, और शूटिंग में तो होश ही नहीं होते भाई। हमने कुछ 42-43 डेज में ये फिल्म 1 गो में शूट की थी। तो मुझे नहीं पता कि वो ऐसी स्पेशल एनर्जी कहाँ से आ जाती है। ऐसे मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे वो फिटनेस और एनर्जी के इश्यूज नहीं है, लेकिन हम लोग रात को कई बार 2 बजे हमारा खत्म हुआ, अगला शेड्यूल हमारा सुबह 6 बजे से था, तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई नींद की कमी पड़ रही है कुछ है, और फिर समय भी नहीं था। एक सरदर्द मेरा ये था जिसको मैं ये कहूँगा कि मैं उसमें राइटर भी था, उसमें प्रोड्यूसर भी था और डायरेक्टर भी था, तो वो तीनों चीजें एक साथ संभालने में तो और समय की कमी थी। हालांकि टीम साथ में थी, सब लोग थे, लेकिन फिर टीम परेशान नहीं हो रही थी सर? टीम अच्छी परेशान हुई, मैंने उन्हें खूब परेशान किया, उनमें रोना धोना भी काफी हुआ, कुछ लोग बाद में छोड़ के भी गए, पर वो ठीक है, वो प्रेशर जो जितना हैंडल कर ले उस वक्त। और डीओपी सर? डीओपी हमारे बड़े सीनियर ठहरे हुए व्यक्ति थे और बहुत लंबे वक्त तक हम लोगों ने साथ में काम किया था, तो मैं वो कंफर्ट चाहता था, तो वो कंफर्ट उन्होंने मुझे दिया, और उनकी तरफ से कोई वो चैलेंज वैसा नहीं रहा। क्योंकि यही 2 स्ट्रॉन्ग पिलर हैं सर, है ना? हाँ, डायरेक्शन डिपार्टमेंट और कैमरा डिपार्टमेंट। वो भी हैं और एक्टर्स भी हैं अपनी जगह। हाँ, ऑब्वियसली। हाँ, आपके एसोसिएट डायरेक्टर जो होते हैं, यस। तो उनसे तो सपोर्ट डेफिनेटली रहा, तो वो वाला फेज निपटा 43 डेज वाला, एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन को भी मैंने एंजॉय किया। हालांकि लंबा इसलिए चला कि लव ऑल को मैं मानता हूँ कि कम से कम 2 फिल्म्स के हमारे पास में रशेस थे। एक पार्ट उसका स्टोरी वाला था, सेकेंड पार्ट उसका बैडमिंटन था, और बैडमिंटन पे आज तक ऑथेंटिक फिल्म नहीं बनी थी। साइना नेहवाल की फिल्म भी हमारे बाद शूट हुई और हमारे कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स उनने हायर किए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था, और दूसरा मैंने ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर्स ढूंढ लिए थे जो स्टेट नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेले हैं और अब फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, तो वो कीमती लोग थे। अरे वाह! और उनसे मुझे भी बड़ा हेल्प रही और उनको मुझसे भी रही, क्योंकि मैं भी खेला हुआ था। लेकिन अगेन प्रॉब्लम वहीं आई साइना फिल्म में कि शायद उन्होंने बिना प्लेयर्स के, मतलब एक ही शायद उसमें प्लेयर थे जिसको उन्होंने कश्यप बनाया, अदरवाइज वो सब लोग एक्टर्स थे। तो एक्टर्स से बैडमिंटन खिलवाना थोड़ा सा एक मुश्किल काम होता है, ये मैं पहले दिन से जानता था, तो हमने तो वो ऐसी गलती नहीं की। तो वो जितने हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं वो सब प्लेयर्स ही थे, तो वो बैडमिंटन में तो हमें इशू नहीं था। सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि बैडमिंटन ऐसे भी आप टीवी पे देखोगे तो मैं जबकि बैडमिंटन खेलता हूँ पर उतना इंटरेस्टिंग या उतना अपीलिंग नहीं लगता जितना क्रिकेट को हमने ग्लैमराइज स्लो मोशंस, ये वो इधर कैमरा एंगल, उसमें थोड़ा सा एक फिक्स एंगल चलता है, और कोर्ट की क्या साइज है, कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, वो भी उतना समझ में नहीं आता, तो वो भी निकालना था। तो उन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन रहा, तो वो ठीक रहा। लेकिन उसके साथ एक चैलेंज तब खड़ा हुआ जब एडिटिंग शुरू हुई। अब मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मतलब एडिटर भी अच्छा था, हमारा सीनियर ही थे, लेकिन बैडमिंटन जब आ जाता था बीच में तो मेरे बिना वहाँ कुछ होने वाला नहीं था। मुझे पता है कि भाई ये सर्विस हो रही है, ये पॉइंट है, तो किधर खड़े होना है। उस वक्त इमोशनल कंटिन्यूटी का भी ध्यान रखना है कि वो उस खिलाड़ी के फेस पे ये नहीं कहीं दिखाई दे कि वो जीत रहा है या हार रहा है, जैसी सिचुएशन है। ऐसे तो काफी सारे शॉट्स वन टेक थे, लेकिन इधर से शॉट अगर पड़ा है तो वो किस एंगल की तरफ मूव कर रही है शटल, उसका रिटर्न क्या हो सकता है, स्मैश पे जैसे स्मैश नहीं पड़ सकता, तो उन चीजों का ध्यान रखना। बाकी जितने 4 कोर्ट्स चल रहे हैं उनमें क्या पॉइंट्स चल रहे होंगे, वो लोग कहाँ खड़े हुए हैं, उनका ध्यान रखना। तो मुझे लगता है कि 3-4 फिल्म एडिट हो जाती, उतने में हमारा बैडमिंटन वाला पार्ट एडिट हुआ। अच्छा, वो कैमरे हमने ऑलमोस्ट 4 कैमरास थे और सब स्लो मोशन में शूट कर रहे थे, 4K स्लो मोशन में, तो वो डेटा भी बड़ा हेवी था। मतलब अभी भी मेरे घर में जो हार्ड डिस्क भरी हुई उसमें वो इतना सारा कलेक्शन है
कि एक सर्वर रूम बन जाए। हाँ, बन जाए। वो मुझे लगता है कि अगली फिल्म में काम में शायद उसको ले लूं डेटा हटा के, पर अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या करूंगा उसका। तो वो ठीक रहा। एडिट के बाद में गाने बहुत सुंदर हैं सर अपनी फिल्म हाँ, के। गाने हाँ। तो अच्छे बन गए। हाँ। और उसमें 2 ही लिरिक्स राइटर हैं, एक अंकित पांडे हैं जो रायपुर में एक गवर्नमेंट जॉब में है, मुंबई से नहीं है, पर वो हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे सौरभ वैभव, उनके मित्र थे। अच्छा। तो कई उन्होंने इधर उधर स्क्रैचेस वगैरह भेजे, लेकिन मुझे कुछ जमा नहीं। फिर वो फाइनली इंदौर ही आए और हम लोग 2-3 दिन बैठे रहे। वो उन्होंने मुझे कई गाने सुनाए कि आजकल ऐसा चलता है, आजकल वैसा चलता है। तो मुझे वो आजकल वाले फॉर्मेट से थोड़ी चिढ़ थी। फिर वो जब ऐसा हो गया कि अब आखिरी का 1 दिन बचा है और अब कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर चलिए फिर अभी कुछ और सुनते हैं। तो बोले हमारा एक फ्रेंड है, उनने गाना लिखा, तो हमने सिर्फ दिल की खुशी के लिए, अपनी फिल्म के लिए नहीं है, आपको गाना सुनाते हैं। तो वो गाना था गीली सी सुबह। तो मैंने कहा यार इसको पूरा सुना। बोले नहीं, तो सिर्फ उन्होंने मुखड़ा लिखा है। मैंने कहा ये मुझे लगता है कि ये ही फिल्म के लिए है और इस गाने को आप पूरा करो, तैयार करो। तो वो गाना आया उनकी तरफ से। उस गाने को पपोन ने गाया है, सुंदर गाना है बहुत ज्यादा, मतलब एक वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है मेरा उस फिल्म का। फिल्म शुरू वहीं से होती है। और दूसरा जो गाना अंकित ने लिखा वो बातों बातों में था, वो भी उन्होंने कुछ स्क्रैच उसका किया हुआ था, फिर उन्होंने फिल्म के लिए किया उसको तैयार। उसको मेरे ख्याल से फिल्म के फ्लैशबैक्स में उस गाने का यूज होता है और जुबिन नौटियाल ने उसको गाया। वो भी अच्छा सुंदर प्रेम गीत है। फिर मेरी सिस्टर, उन्होंने कभी लिरिक्स नहीं लिखे थे, वो गद्य के लेखक हैं। एक स्कूल की प्रार्थना बहुत दिनों से मेरे दिल दिमाग में थी कि यार एक प्रार्थना तो होनी चाहिए, क्योंकि हमको मन की शक्ति देना और हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा। इसके बाद बहुत लंबे अरसे से कोई बड़ी सुंदर पोएट्री वाली स्कूल की कोई प्रेयर कभी आई नहीं थी। हिंदी फिल्मों में तो नहीं थी। हाँ, नहीं थी। तो फिर दीदी के साथ हमने काम किया और इनको कुछ भेजा, तो उनने बड़ी हेल्प करी म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, सौरभ और वैभव ने, क्योंकि वो मीटर की समझ, कहाँ हुक लाइन, कहाँ क्या होता है, तो उससे उनकी भी ट्रेनिंग हुई और फिर वो प्रेयर तैयार हुई। मुझे लगता है कि इतनी सुंदर स्कूल की प्रेयर आप लोग अभी सुनाएंगे तो वो तो हो जाएगी शेयर जी। तो वो साहस दो के नाम से वो प्रेयर है और अच्छी सुंदर प्रेयर। उसको हमने छोटी बच्चियों से ही, एक अंजलि गायकवाड़ करके एक बच्ची है छोटी सी, उसने उसको गाया है। यही से सर, इंदौर से ही? इंदौर से नहीं है, वो मुंबई के पास में कोई इंडियन आइडल या किसी में जूनियर जो होता है उसमें विनर भी थी। अच्छा। तो मैंने कहा कि बच्ची की आवाज चाहिए, क्योंकि फीमेल सिंगर गा लेती हैं लेकिन समझ में तो आता है मैच्योरिटी का, तो बच्चे में जो एक आवाज में एक फील होता है। यस। 3 बच्चियों ने उसको स्टेज पे गाया और फिर कोरस में था, तो वो गाना है, सुंदर है। फिर एक ट्रेनिंग सॉन्ग, क्योंकि स्पोर्ट्स मूवी है तो एक ट्रेनिंग सॉन्ग की रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ हिंदी भाषी राज्य से आने का हमने थोड़ा एडवांटेज उठाया। वो भी गाना मेरी सिस्टर सोनल ने ही लिखा है। चल उठ झटपट खटपट मत कर, थक मत रुक मत चल दे सब, जिसे सोनू निगम ने गाया। जिसे सोनू निगम ने गाया है। और उनको भी आश्चर्य हुआ कि यार ऐसी हिंदी वाला गाना बहुत दिनों बाद, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, राम उठ सीता ये कर पानी, वो जो बिल्कुल बिना मात्राओं वाला होता था, उसको लेते हुए वो है। और फिर एक क्लोजिंग एंड टाइटल का एक सॉन्ग है, लव ऑल, जो टाइटल सॉन्ग है पर एंड क्रेडिट में आता है। वो भी दीदी का लिखा हुआ है। थोड़े बहुत 2-4 लाइन इधर उधर से मेरी हैं, जो आप सुनोगे तो समझ में आ जाएगा कौन सी मेरी है। तो गाने, ये 5 गाने थे। हालांकि मुझे उन्होंने ही सर बीजीएम भी किया? नहीं, उन्होंने बीजीएम नहीं किया। बीजीएम देवार पितो करके एक है सा, उन्होंने किया। वो बेसिकली विशाल भारद्वाज और रेखा भारद्वाज की टीम में है। और ये जो लाइव परफॉर्मेंस होते हैं तो उसमें वो पियानो बजाते हैं। यंग है। और मुझे लगता है कि उन्होंने, नहीं सर, जब हम लोगों ने फिल्म देखी थिएटर में तो वो बीजीएम बहुत हिट कर रहा था। हाँ, वो लग रहा था कि मतलब आपको इमोशनली उसमें लेके जाए, एनग्रेव्ड करते जाए। ठीक बात। तो वो बहुत शानदार था। क्योंकि सौरभ वैभव का बाकी सब ठीक था, पर उन्होंने जो बीजीएम के काम किए थे, समाउ मुझे वो लगा कि नहीं,
इसके लिए मैं अलग से जाऊं। नॉर्मली कई बार ऐसा हो जाता है, और लो बजट फिल्म्स में तो ऐसा होता ही है कि म्यूजिक डायरेक्टर ही कर देते हैं। यस यस यस। लेकिन यहाँ मुझे लगा कि नहीं, और उनका फिर मुझे वो मुझसे कनेक्ट हुए हमारे एडिटर के साथ में। अच्छा अच्छा। तो वहां से फिर वो होते होते कहानी, तो इस तरह से फिल्म तो पूरी हुई, और फिर वो जो चौथा पहर आ गया हमारा तो वो सिलसिला शुरू हुआ। तो सर फिल्म की शूट से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन खत्म होने तक, जब लास्ट कॉपी आपको दिख गई कि अब ये CBFC सर्टिफिकेशन के लिए जानी है, उसमें कितना समय लग गया आपको? इसमें मतलब हम प्री तो छोड़ ही दें, हाँ, लेकिन हमने कुछ 2018 के एंड में फिल्म शुरू की। 19 में हमारे पास में सारे रशेस आ गए। 19 ऑलमोस्ट हमको पूरा लग गया उस फिल्म को एडिट करने में, आने में। थोड़ा सा ओवर शूट ज्यादा किया था, क्योंकि आप चांस नहीं लेना चाह रहे थे कि भाई कुछ कमी ना रह जाए, पर कुछ ज्यादा शूटिंग थी। वही लर्निंग मेरे लिए है, जो मेरी कहीं डायरी में लिखी है कि इतने सीन और इतना टाइम में ही अगर फिल्म होगी तो हम ज्यादा ध्यान दे पाते हैं 40 डेज में। तो वो रहा। और क्योंकि मैंने बताया कि बैडमिंटन का जो पार्ट था उसने एडिट में बहुत ज्यादा वक्त लिया, तो उसके कारण अगर वो फिल्म 6 मंथ में रेडी होनी थी तो उसको साल भर लगा। और क्योंकि मैं इंदौर में मेरा काम भी था, केवल फिल्म मेकर होता तो शायद जल्दी हो जाता, तो फिर मैं वहाँ यहाँ का काम देखता, फिर वहां जाके वो निपटाता। तो साल सवा साल हमको पोस्ट में लग गया। म्यूजिक, फिर सॉन्ग्स कुछ काम बाकी था तो उनमें चलता रहा। तो वो, और कोविड ने फिर दस्तक दे दी फिल्म के फिल्म उधर रिलीज पे आके खड़ी हुई, और अप्रैल मंथ था और उसी में लॉकडाउन की घोषणा हुई। अच्छा। तो वहां जाके जो है वो थोड़ा एक ब्रेक लगा, और वो ब्रेक फिर 2-2.5 साल तक लगा रहा। और फिर तो फाइनली देखा जाए तो सर लगभग 2.5-3 साल में फिल्म रेडी हो गई थी। हाँ, अगर ऐसे देखा जाए, अगर उससे वो प्री का जो लंबा वक्त छोड़ दिया, उसको अगर छोड़ दें तो, हाँ उसको छोड़ दें तो 2 साल का मामला था। पर हाँ, अगर आप प्री को भी, आपके पास स्टोरी है और आप प्री अच्छे से करते हो और एक सही अप्रोच से फिल्म को करते हो, जो कि बहुत लार्ज स्केल की नहीं हो, उसमें बहुत ज्यादा ग्राफिक्स का और एनिमेशंस का काम ना हो, तो फिर वो फिल्म आप 2-2.5 साल में, फिर भी इतना वक्त तो लगता ही है, उसको आप बाईपास नहीं कर सकते अगर अच्छी फिल्म बनानी हो तो सर। अगर अच्छी बनानी नहीं तो आजकल तो फैक्ट्री टाइप भी हो गया है। हाँ, मतलब वो हो गया, कई लोग बना लेते होंगे जल्दी। सर वो कमर्शियली उसको वायबल करने के लिए होता है कि 20 करोड़ में बनेगी, 40 कमा लेंगे, जल्दी रिलीज करो, है ना। सही बात। एक नोन फेस ले लिया। और सर जब ये आप सोच रहे थे कि मुझे ये फिल्म बनानी है, आपने तय कर लिया था जी, तो सर ऐसे में के मेनन जैसे लेजेंडरी एक्टर्स, या अभी देश के सबसे बड़े एक्टरों में से एक, और डिजिटल पे तो कहते हैं कि मनोज वाजपेयी और के मेनन शाहरुख खान है। मतलब ऐसी उपाधियां देना लोगों ने शुरू कर दिया। तो ऐसे में सर इनको अप्रोच कैसे किए? आपका एडवर्टाइजिंग का बैकग्राउंड है और आप ऑलरेडी मुंबई आना जाना, मुंबई से आपके कनेक्शन है ना, बॉलीवुड से भी आपके कनेक्शन थे, तो इसलिए ये आसान रहा, या एक टिपिकल इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए जितना टफ होता है उनको अप्रोच करना? नहीं, टफ में अगर कहूंगा तो झूठ होगा, ये टफ तो नहीं था, क्योंकि हम लोग जो एड फिल्म्स या टीवी शोज करते हैं उसमें सेलिब्रिटीज को हम लेते हैं, और पता नहीं क्यों मुझको शुरू से वैसा कॉन्फिडेंस है कि सीधे जाके बात करने में कोई बुराई नहीं होती। हर बार ऐसा नहीं है कि कुछ आपके साथ में कुछ ऐसा होगा। कुछ मेरे साथ में पुराने एसोसिएट्स ऐसे थे जो इस तरह के एक्टर्स को अप्रोच कर लेते थे। मैं इससे पहले गोविंदा, जैकी श्रॉफ, इन सब के साथ मैंने एड फिल्म्स और टीवी शोज बनाए हैं। तो के मेनन ऐसे देखा जाए तो उस तरह के एक्टर नहीं थे कि उनको, मतलब इनको ढूंढना ज्यादा मुश्किल होता है कई बार, गोविंदा और जैकी श्रॉफ और इस तरह की, क्योंकि वो टिपिकल वाले सुपरस्टार, कमर्शियल सिनेमा कमर्शियल वाले थे। ये उस तरह के हैं नहीं। तो फिर भी एक फ्रेंड के थ्रू जो कास्टिंग देख रहे थे, उनके थ्रू ऐसे ही डिस्कशन करते हुए कि भाई कौन होगा, कौन हो सकता है जो इस कैरेक्टर को कर ले। और 2-3 नाम आए, लेकिन मैं मतलब उस तरह से कन्विंस नहीं था कि मेरा किरदार मुझे उसमें दिखता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि के मेनन कैसे रहेंगे, तो
मैंने कहा रहेंगे क्या, तो अच्छे ही रहेंगे। और मुझे ये भी मालूम था कि एक बजट की भी लिमिटेशन है मेरी, ऐसे में बिल्कुल हर किसी को भी जाके अप्रोच नहीं कर सकता। हाँ करेक्ट। तो बोले ठीक है, वो बातचीत है, मैं उनको एक ब्रीफ कर दूंगा, उनका इंटरेस्ट होगा तो आप मिल लेना। तो वो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन 2-3 दिन में ही उनने बताया कि आपको मैंने ब्रीफ किया है और कुछ ट्रेलर वेलर काली चाट के और आपके बारे में बताया है। तो वो कह रहे हैं कि हाँ मैं सुनता हूँ, क्योंकि थोड़ा उनका स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है। तो मुलाकात हुई। तो पहले मिले या पहले स्क्रिप्ट भेजी आपने, उन्होंने नहीं, पढ़ी मैं और पहले ऐसा मिला ही कुछ? उनसे जाके। अच्छा हाँ, अच्छा। मैंने स्क्रिप्ट तो नहीं भेजी उन्हें। तो सर यहाँ पर काली चाट ने अपना योगदान दे दिया? हाँ, काली चाट ने योगदान आपके दिया जीवन में कि मैं मेरा उसके काम ट्रेलर, उससे ज्यादा दे दिया मेरे लिए योगदान। तो मैंने हाँ। ट्रेलर ही भेजा था, फिल्म तो नहीं भेजी थी, और हाँ, शायद वो हाँ। देख भी नहीं पाते उसको, और मैं क्यों फोर्स करूं उसके देखने के लिए। तो मैंने उसका एक प्रेजेंटेशन जरूर लवॉल का बनाया हुआ था, जिसमें वन लाइनर होता है, फिल्म ट्रीटमेंट कह सकते हैं कि आजकल भी बनाते हैं सब कि भाई फिल्म पिच का क्या डेक वगैरह, ट्रीटमेंट, पिच डेक है वो ठीक ठाक था वो, जिससे समझ में आता है कि क्या अप्रोच है, मूड बोर्ड आ जाए, जिसमें समझ में आ जाए कि बेसिक था, उतना डिटेल भी नहीं था। हाँ, फिल्म कैसी दिखेगी, क्या वन लाइनर है, क्या स्टोरी है, क्या स्पोर्ट्स है। कास्ट भी सर मेंशन करी थी उसमें आपने? नहीं की थी। तो मुलाकात हुई। उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा वैसा है सरप्राइजिंग, क्योंकि हमको एज अ फिल्म मेकर इतना बताया जाता है कि नहीं सब कुछ बताओ, और बड़े एक्टर और किसी बड़ी जगह पर अप्रोच कर रहे हो तो आपको बहुत डिटेल में सारी जानकारी देनी होगी, और एक तरफ आप बता रहे हैं कि उतना डिटेल में भी नहीं था। और केके मैंने वो केके के साथ में था, मुझे लगता है कि हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिना तैयारी के आप चले जाओ। पर हाँ, मेरी ये तैयारी जरूर थी कि अगर वो कहानी उसी टाइम सुनानी थी मुझे तो मैं सुना सकता था। हर चीज मेरे दिमाग बिल्कुल साफ थी कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि आप उसको जी चुके थे 2-3 साल। मैं जी चुका, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि उनके क्या सवाल होंगे, उनकी क्या चीजें होंगी, वो क्या देख रहे हैं। मैं तो मिला नहीं था उनसे पहले कभी, एज एन एक्टर ही आपने देखा था। और मुलाकात हुई और लंबी हो गई वो मुलाकात, बात करते करते थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें तो होती हैं। कई चीजों पे कॉमन पॉइंट्स निकल आए। वो लॉन टेनिस खेलना पसंद, रेगुलर खेलते थे अपने क्लब में, हम क्लब में ही मिले थे। तो बैडमिंटन का भी आइडिया था, स्पोर्ट्स लवर है ही डेफिनेटली, और भी कई सारी कॉमन पॉइंट्स थे जो आपको लगता है ना कि अच्छा आपको भी ये पसंद है, मुझे भी ये पसंद है वाला। और फिर एक बेसिक नरेशन मैंने वन लाइनर दिया तो वो उनको अच्छा लगा, तो बोले इसको डिटेल में सुनते हैं। तो स्टोरी एक तो उनको पसंद आई, और मुझे अभी भी इस बात का आश्चर्य है कि उन्होंने बहुत ज्यादा डायरेक्शन को लेके मुझसे सवाल नहीं पूछे, नहीं तो अदरवाइज वो काफी बड़े डायरेक्टर्स के साथ में काम कर चुके हैं, मतलब उसमें कोई दो राय है नहीं। बिल्कुल। और उनको मैंने ये भी बड़ा अच्छे से क्लियर किया है कि भाई मैंने इससे पहले ये बनाया है, ये किया है, और मेरा ये बैकग्राउंड है। तो वो जो एक इंटरनल वो होता है, गट फील होती है, मुझे लगता है उनने भी उससे ही फैसला लिया है कि चलो करते हैं इसको अच्छे से, कैसे करेंगे। क्योंकि उनके लिए तो सर आप न्यू कमर डायरेक्टर रहे हो। हाँ, रहे थे, और एक तो उनके एक्सपीरियंस खराब भी थे। उससे पहले कोई फुटबॉल की उन्होंने कोई फिल्म कर ली थी जिसमें उनका मिसयूज हुआ था, जिससे वो हैप्पी नहीं थे। अच्छा। तो उनने उसको बहुत ऐसा प्रमोट किया भी नहीं, उसके बावजूद उनने कहा कि नहीं करते हैं। और मेरे ख्याल से लगभग मेरी महीने में 2-3 मीटिंग 2-3 महीने चली, जिसमें उनके सजेशंस बड़े वैल्यूबल थे स्टोरी में। कि भाई कुछ लॉजिक्स थे कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट ये वाला हो रहा है तो ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था, इसको क्या थोड़ा इम्प्रूव करें, इसको ऐसा क्यों नहीं करें। तो वो मुझे लगा कि वो उस कहानी के अंदर जाते जा रहे हैं, जितना मैं इन्वॉल्व हूँ ये दूसरा आदमी है जो उसमें उतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है उस स्टोरी में। बाकी तो सुनते थे, तारीफ करते थे, सिस्टर मेरी थी तो हम करते थे, पर वो बेसिकली रिक्वायरमेंट बेस्ड होता था। पर उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता है कोई एक्टर इतना समय देता। सही बात। उसके लिए और भी बहुत सारी डेट्स लॉक हो चुकी थी सर उनकी? डेट्स हमने मोटी लॉक की थी कि भाई उस टाइम करते हैं। मेरा 1-2 चीजों को लेके मैं बड़ा वो था कि मुझे विंटर में ही शूट करना था उसको। उसके बहुत सारे लॉजिक थे जो मेरे एक्सपीरियंस भी थे कि आपके
टेम्परेचर वैसा मिल जाए। टेम्परेचर में आपको वेदर एक अच्छा मिलता है, हाँ। प्लस बारिश के ठीक बाद में थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्लीन होता है। हाँ। भोपाल वैसे भी बड़ा खूबसूरत है, तो खूबसूरती और खिल के आती है, ग्रीनरी रहती है। प्लस जो आपकी टीम होती है उसके लिए ऐसा तो नहीं आउटडोर में कि कोई एसी लगे या कुछ है। उनका जब कंफर्ट अच्छा होता है, मौसम अच्छा होता है, तो उनका आउटपुट भी बेटर होता है, उनका मूड भी अच्छा होता है। और रेलवे यार्ड के सीन थे तो रेलवे के थे, अगर हाँ, गर्मियों में होता तो बहुत शायद हॉट रहता, हालत खराब हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेट्स में भी उतनी दिक्कत नहीं आई, और इस दौरान थोड़ी दोस्ती जैसी भी हो गई उनसे, जो अभी भी है। और मुझे लगता है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं इधर उधर से खबर आती है तो वो कहते हैं कि यार वो फिल्म बड़ी अच्छी थी। ऐसा कुछ हुआ सर आपके साथ में सेट पर कि जब आपको महसूस हुआ कि ये तो मैजिकल है, मतलब ये ना सोचा था, ये कैसे परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है? केके सर को परफॉर्म करता देख एज अ डायरेक्टर आपको फील ऐसा हुआ? तो केके के साथ तो मेरे ख्याल से कई बार हुआ। मतलब एक मेरा उस फिल्म का फेवरेट सीन है जो बिल्कुल मिडिल में आता है, जहां से फिल्म एक अलग फेज में जाती है। तो वो वाला सीन ऐसा था कि करते करते हम, कुछ टेक्निकल कारण थे, कुछ दूसरी परेशानियां थी, रेलवे यार्ड का ही सीन था, रात के 2-2:30 बज गए। आपको एज ए प्रोड्यूसर दूसरी चिंताएं भी होती है, पर उस सीन को लेके वो बहुत ज्यादा वो थे शुरू से ही कि यार इसमें ये कैसे करें, वो कैसे करें। तो मैं और दीदी मतलब शूटिंग के टाइम भी भले 12 बजे फ्री होते तो फिर 1-1.5 घंटे उनके साथ बैठ के डिस्कस करते थे उस सीन को। पर उसका जब टेक शुरू हुआ तो मतलब वो एक अलग ही, मतलब हमको लगा ही नहीं कि हमने लिखा है कुछ चीजें ऐसी, कुछ पॉजेज ऐसे, कब कैसे इमोशन आना चाहिए, कब गला रुक रहा है। तो वो बाकी सब बैठ के देख ही रहे हैं कि अरे ये चल क्या रहा है, और स्क्रिप्ट के हिसाब से तो कटवट हो जाने चाहिए थे, पर वो मैंने कहा कि भाई इसको चलने दो आखिरी तक। तो वो 1 टेक ही है, वो लंबा सा सीन है, और वो वापस उस ऐसा धारा छोड़ी नहीं उन्होंने, लेकिन वो चलते 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 जहां पे उसको ले जाना था फाइनली वो पहुंचा दिया उन्होंने, अपना काम कर दिया। तो वो मतलब सीन आपका यहाँ लिखा हुआ था तो वहां पहुंच गया अपने आप। तो वो तो मैजिकल जैसी, ऐसे कई एक्सपीरियंस है, छोटी 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 चीजें जो कि क्योंकि अभी लोगों ने, बहुत आम लोग देख नहीं पाए उस फिल्म को, थिएटर में उतने लंबे अरसे नहीं टिकी। तो मैं उसकी बहुत बारीकियों पे भी बात करूंगा अभी, तो वो रहेगा। लेकिन ऐसी कई चीजें केके के साथ भी रही, बाकी एक्टर्स भी मुझे लगता है वो कि जो बच्चा जिसने जो बैडमिंटन प्लेयर था और आपने उसको एक्टर बना दिया। मुझे लगता है पता नहीं क्यों मैं कुछ ज्यादा ही किस्मत वाला आदमी हूँ हर बार। मतलब ऐसा नॉर्मली लोग नहीं कहते होंगे, पर मैं मान लेता हूँ। लोग कहते हैं कि भाई लकी हो, तो मैं मानता हूँ कि मुझे घूमते फिरते केके मिल गए। और एक चीज जरूर अब मैंने ये ठानी हुई थी, जैसे मैं साइना नेहवाल वाली फिल्म का जिक्र किया कि उन्होंने प्लेयर्स को नहीं लिया। मैं बड़ा श्योर था कि भाई मुझे तो प्लेयर से ही एक्टिंग करवा लूंगा मैं, या जो भी होगा, पर बैडमिंटन में मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि रैकेट नहीं ठीक से पकड़ा जा रहा है या ये बैकहैंड नहीं मार पा रहा। तो हमने ऑडिशंस शुरू किए ऑल इंडिया लेवल पे। ये 2014 से हमने सिलसिला शुरू किया, जिसमें जो मेरी टीम थी, जो हम लोग एडवर्टाइजिंग वाली ही टीम थी, कोई बाहर से हायर नहीं किया था। और उन लोगों ने वाकई बड़ी मेहनत की, और वो नेशनल लेवल पे जितने अंडर 13 और अंडर 15 टूर्नामेंट्स होते थे, वहां जा जाके चोरी छुपे ऑडिशन करते थे, क्योंकि वहां बैडमिंटन प्लेयर्स, प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर्स आते थे, बच्चे, उनके पेरेंट्स आते थे, उनके कोचेज आते थे। तो जब ये कहते कि हमको फिल्म बनाना है, तो वो उसमें से 80% लोग अलाउ नहीं करते कि अरे मेरे बच्चे का मैच है और ये डिस्टर्ब हो जाएगा, या कहीं और इसका ओरिएंटेशन नहीं हो जाए। तो हमारे पास ऐसे ऑडिशंस भी हैं छोटे बच्चों के, जो इन्होंने कहीं टॉयलेट के कोने में ले जाके एक तरफ, या कहीं सीढ़ियों पे, या कहीं बाहर, क्योंकि बच्चे की तो इच्छा होती है। तो वो हमने इकट्ठे किए। इससे हमारे पास कुछ 200 के करीब ऑडिशंस इकट्ठे हुए। और उसमें से फिर हमने उसको शॉर्टलिस्ट किया, बात की, देखा कि कौन कैसा है, लुक्स कैसे हैं, क्या ये उस एज ग्रुप में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, या क्योंकि वो बैडमिंटन प्लेयर तो अच्छे हैं ही, ये तो हमें पता ही था। जब जो बच्चा नेशनल खेल रहा है वो इतना तो है ही कि फिर हमारा काम हो जाएगा।
सर आप भले ही मॉडेस्ट हैं, आप बोल रहे हैं कि किस्मत से और चलते फिरते, लेकिन 200-250 बच्चों के ऑडिशन लेना, तो वो तो आपके पास है रिकॉर्डेड। है मेरे पास। इसका मतलब 400-500 बच्चे आपने मेरे देखे पास होंगे। में हाँ। अभी वर्ल्ड में मेरे ख्याल से प्रियांशु राजावत एक प्लेयर है धार से, धार के बच्चों का बड़ा सपोर्ट रहा, पूरा धार का ही रहा। हाँ। और तो प्रियांशु उस वक्त भी वो नेशनल में रैंकिंग वाला ही प्लेयर था 1-2 का, और उसका तक ऑडिशन मेरे पास है। अभी तो वो सीनियर लेवल पे बहुत ही वर्ल्ड में मुझे लगता है कि टॉप 20 रैंकिंग में खेल रहा है। अरे वाह। तो अरे उसका भी है, उसका बड़ा भाई फिल्म में है कुणाल। तो ऐसे बहुत सारे ऑडिशन है, तो उसमें से 3-4 बच्चे जो कि जिनको वाकई रोल करना था, एक तो की रोल था जो कि के मेनन के बेटे का रोल था जिसका, तो उसमें अर्क जैन करके एक बच्चा सेलेक्ट हुआ, वो उदयपुर से था। और मतलब फिर अगेन किस्मत ऐसी है कि वो बच्चा, मुझे लगता है कि वो एक सरप्राइज एलिमेंट था। मतलब वो अब तो हाइट वाइट बहुत बढ़ गई उसकी, बड़ा भी हो गया, तो लेकिन एक इनर टैलेंट उसके अंदर था। ये मुझे मालूम था कि स्पोर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैमरा फेस करने में कॉन्फिडेंस का आता है, पर जो बच्चा इतने प्रेशर में मैचेस खेलता है, अकेला ट्रेवल करता है, 13-14 साल का बच्चा ऑल इंडिया, तो उसको वो परेशानी नहीं। तो लेकिन एक्टिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और जब आपके सामने कोई इतना बड़ा एक्टर खड़ा हो, इतने कैमरे, 100 लोगों की टीम लगी हो, तो किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। तो जो छोटा बच्चा जो हमारा अहम किरदार था, और उसका रोल ऑलमोस्ट उतना ही था जितना के मेनन का फिल्म में था। तो उतना पोटेंशियल वाला वो रोल था जिसके साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता था। उस बच्चे ने इतना जबरदस्त तरीके से चीजों को अडॉप्ट किया कि कंटिन्यूटी क्या होती है ना, इमोशनल कंटिन्यूटी का भी ध्यान रख लिया, फिजिकल और बाकी चीजों का भी ध्यान रख लिया। कई बार हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो चूक गए। तो मतलब एक शूट में इस तरह का इंसिडेंस रहा कि एक हॉल में बैडमिंटन का हमारा वो था कि वही उसने किट बैग कंधे पे डाला और वो चला गया गुस्सा होके, जो भी उसका सीन था। और उसके बाद में समाउ ऐसा रहा कि काफी दिनों बाद में उसका शूट का शेड्यूल आ पाया नेक्स्ट उसमें। तो और वो रशेज मिलने में बहुत देर हो रही थी, और बाकी सारे असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना था कि इसने लेफ्ट पे अपना किट बैग लगाया सर, क्योंकि ये तो इधर रखा था तो ऐसा था। और वो अड़ा रहा आखिरी तक, मतलब मैं भी कन्विंस हो ही रहा था कि मत लेट करो, कर लो। उसने कहा कि नहीं, मैंने तो राइट में ही टांगा था। उसको याद था, उसको ध्यान था, बोले मैंने तो राइट में ही टांगा था। वो अड़ा रहा, तब जाके जब 15 मिनट बाद रशेज मिले तो उसने राइट में ही टांगा था। तो इतना उसको ध्यान था चीजों का कि भाई ये गलती नहीं करनी है, या कुछ भी ऐसी चीज नहीं कर देनी है जिससे कि शूटिंग में, क्योंकि मैंने एक शूटिंग के बारे में सुना था कि बच्चे को लेके ही शूट कर रहे थे, और 20-25 दिन की शूटिंग थी, और अचानक उसके फादर आए बीच में शूटिंग देखने के लिए। उनको लगा कि बच्चे के बाल बड़े हैं, तो वो बिना बताए उसको ले गए उठा के, और उसकी बढ़िया कटिंग वटिंग करा के, तो अच्छा लगना चाहिए, फिल्म बन रही है। तो वो जब लेके आए तो डायरेक्टर और प्रोडक्शन वाले सब हैरान परेशान कि ये क्या कर डाला। उस चक्कर में वो शूट रुक गया। तो लेकिन वो बच्चा खुद इतना समझदार हो चुका था, जबकि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। और फिर केके को फेस करना, मतलब कुछ सीन ऐसे हैं जो बाप बेटे की तनातनी हो रही है और वो चल रहा है, उसमें उसका कोई कॉन्फिडेंस हिलने को तैयार नहीं। मतलब उन्होंने कई बार कहा कि यार ये बच्चा क्या कमाल है, मतलब वैसा ही जादुई परफॉर्मेंस बच्चे का भी आपको देखने को मिला, बच्चे का देखने को मिला। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ये क्या कर रहा है किया था, क्योंकि मैं उसको कितना सिखा सकता हूँ, मैं उसको कितना बचा सकता हूँ, वो रहता है। हालांकि हमने को बनती कोशिश उसको लिमिटेड उसमें रखा। उसका किरदार भी वैसा ही था कि वो बहुत ज्यादा बोलता है, वो नहीं करता, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप भी है, वो इंट्रोवर्ट टाइप का भी है, थोड़ा दबा हुआ भी है, वो तो सब चीजें ठीक है। लेकिन वो दबा हुआ दिखना, गुस्से में भी दिखना, ईगो बढ़ जाना कई बार, वो सारी चीजें बिना कहे समझ जाना और उसको निभा जाना। और कहीं पे ये शिकायत किसी और एक्टर की नहीं आना है कि अरे यार ये बोल नहीं पा रहा डायलॉग, या ये गड़बड़ कर रहा है, वो एक बार भी नहीं हुआ। जबकि अच्छे अच्छे एक्टर फंस जाते हैं कई बार। तो वो एक कमाल का वो था। और बाकी जो बच्चे थे, खिलाड़ी बच्चे, उनने भी मतलब कहीं ना कहीं वो बड़े अच्छे से चीजों को निभा गए। जब हमने थिएटर में देखी थी तो हमको भी यही लगा कि ये मैच एक्चुअली चल रहा है।
मतलब वो पर्दे वाला फील नहीं आ रहा था। ये बिल्कुल लग रहा था कि आप मैच देख रहे हो, लाइव ये चल रहा है सही बात। आपकी आंखों के सामने। बिल्कुल। तो वो तो बहुत खूबसूरती से मतलब स्पोर्ट्स को इस तरह से मैंने अभी तक पर्दे पर नहीं देखा। हाँ वो भी था, और बैडमिंटन खास तौर पर है डिफिकल्ट। हाँ मतलब हमने जो मेरे पास जैसे आपके पास में सेटअप है और टीम है, इसी टीम मेरे पास में शुरू से रही है। तो हम लोग जहाँ मैं खेलता था, कभी स्टेडियम में, कभी यहाँ कभी वहाँ, उस वक्त ओलंपस नहीं था, तो हम जा जाके ट्रायल शूट करते थे कि यार कहाँ से अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे फिक्स लगा दिया तो कैसे मजा आएगा और कैसे इमोशंस दिखेंगे। तो फिर कुछ कुछ करते, फिर एडिट करते, फिर समझते, तो कुछ कुछ चीज समझ में आने लगी कि भाई ये सब चीजें जरूरी है। एक एक्सपेरिमेंट उसमें ये भी था कि बैडमिंटन में कमेंट्री होती नहीं है नॉर्मली, कोर्ट में तो होती नहीं है। तो लेकिन अगर आप वो नहीं करते हो तो आपको कैसे समझ में आएगा पब्लिक को कि हो क्या रहा है, कहाँ पॉइंट बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा। तो उन सब चीजों में ध्यान रखना। तो वो कमेंट्री को लिखा गया उस तरह से कि वो माहौल बने कि भाई वो कमेंटेटर बैठे हुए हैं और वो समझा रहे हैं। और सर कितना टफ था ये सारा काम, जैसे आपने बताया, और सबको पता ही है, मतलब इंदौर में तो लगभग सबको पता है कि आपकी खुद की एडवर्टाइजिंग की एजेंसी है। तो एडवर्टाइजिंग की जो कोर टीम थी, जो आपके लोग थे, उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म पुल ऑफ करी। तो आर्ट डायरेक्शन किया, लोकेशन स्काउटिंग करी, ये इतने सारे ऑडिशन लेना 400 500 600 बच्चों के, ये सब इन हाउस टीम से करवाना, जो कि एक्सपीरियंस्ड नहीं थी फिल्म मेकिंग के हिसाब से। तो क्या ये डिसीजन सही था? अब जब आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि सारे डिपार्टमेंट इन हाउस रखना, खुद ही सब कुछ मैनेज करना, वो सही था फैसला, या फिर आउटसोर्स भी करना चाहिए जो स्पेशलिस्ट है उनको? इसमें दो चीजें आती है। एक तो अगर मैं काली चार्ट से शुरुआत की बात करूं, तो जितने लो बजट की वो फिल्म थी, उसमें एक तो ये संभव नहीं था कि बहुत बड़ी टीम आप बाहर से हायर करो, पहला। और दूसरा, ये लग्जरी सबके पास होती नहीं है कि उसके पास इन हाउस टीम किसी भी तरह की वो फिल्म मेकिंग से जुड़ी हुई। वो नॉर्मली होती नहीं है किसी के पास में। तो उस केस में या तो आप अपने ही शहर में टैलेंटेड लोगों को का एक ग्रुप क्रिएट करो और उनके साथ में आप काम करो। अगर इतनी लो बजट फिल्म है, 2-5 लाख रुपए वाली फिल्म है या उससे भी कम की है। लवॉल की बात करें तो इनिशियल लेवल में प्री प्रोडक्शन में मैंने इन हाउस टीम का इस्तेमाल किया। हमने कास्टिंग के लिए बाकी एजेंसीज को बाहर हायर करने की कोशिश की, क्योंकि आप पे प्रेशर है एज अ फिल्म मेकर या प्रोड्यूसर, ये होता है कि भाई प्रोफेशनली करो। कल को एक्टर पूछेगा कि भाई कौन सी एजेंसी है, ये हुआ कि नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है। लेकिन मुझे ये सीखने में देर नहीं लगी कि उनका एक माइंडसेट इतना ट्रेडिशनल है वहाँ की एजेंसीज का, कि वो आपके इनोवेशन को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। जैसे ये बच्चों वाला प्रयोग, कि मुझे नहीं एक्टर बच्चे चाहिए, मुझे तो प्लेयर बच्चे चाहिए जिनको मैं एक्टर बनाऊं। एक्टर प्लेयर या प्लेयर एक्टर वाली कहानी, उस पे वो राजी नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि उनसे हेल्प नहीं मिली, के उनके थ्रू भी आए, बाकी एक्टर्स हैं, स्वस्तिका जो बंगाली एक्ट्रेस थी वो उनके थ्रू आई। पर एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया। और ये जो मेरे साथ टीम थी, ये बच्चे थे, इनको भी एक एक्साइटमेंट तो था ही एक बड़ी फिल्म का, तो वो जुड़ पाए साथ में। पर सबके साथ ऐसा होता नहीं है। पर अगर आप छोटी फिल्म बनाना चाह रहे हैं, छोटे फिल्म मेकर हैं या इनिशियल लेवल पे शुरू कर रहे हैं, तो बनती कोशिश और कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप मेरे ख्याल से अपने इन हाउस टीम को डेवलप करें। वो फ्रेंड्स का ग्रुप भी हो सकता है, पर ईमानदारी से करें, सिर्फ दोस्ती के नाते ना करें कि यार जैसे होता है ना स्कूल में कि सब साइंस ले रहे हैं तो मैं भी लूंगा, मेरे दोस्त ले रहे हैं। वो 90% बनाते हैं, आपके पास होने के लाले पड़ जाते हैं, जबकि आप आर्ट्स में अच्छा कर सकते थे। तो वो ईमानदारी आपको बरतनी पड़ेगी कि भाई टैलेंटेड लोग ही आपके साथ में रहें जो अपनी फील्ड के मास्टर हैं। फिर चाहे वो इन हाउस हो या प्रोफेशनल, वो कोई भी हो, वो डिपेंड भी करेगा कि आपका बजट क्या है, परिस्थितियां क्या हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो कोई एक ऐसा थंब रूल या कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं है। पर बेटर है कि जिन लोगों के साथ आपने काम किया हुआ है, जो आपकी बात को समझते हो या जो आपको झेल लेते हो आपको, क्योंकि परिस्थितियां आती है तो आप गुस्सा भी करते हो, आप कई बार विचित्र व्यवहार करते हो, तो उसको वो समझते हो कि नहीं ऐसा आदमी है, वो नहीं है। एकदम बाहर वाला एलिमेंट आता है तो वो तालमेल बिठाने में आपकी फिल्म की शूटिंग आधी निकल जाती है। तो लवॉल में तो खैर प्रोफेशनल टीम रही जो कि उस तरह की बजट फिल्म्स में काम करते हैं, और थोड़ा सा मैं भी अनुभवी हो ही चुका था। तो मुझे वैसी कोई किसी के साथ ना कॉन्फ्लिक्ट हुए वो नहीं हुआ। लेकिन जो मेरे साथ में जो मेरी टीम थी, जो आज भी
साथ में हैं उन लोगों से बड़ा सपोर्ट रहा। मैं उन पे ट्रस्ट कर सकता था कि भाई डेटा डंप करना, ये करना, वो करना, उसमें उनका। क्योंकि आर्ट डायरेक्शन भी आपकी इन हाउस टीम ने ही किया। आर्ट काफी डायरेक्टर अच्छा। हमारे साथ में थे और वो प्रोफेशनल आर्ट डायरेक्टर थे, लेकिन मेरे साथ में जो अब वाहिद है, अब्दुल वाहिद, जो करीब मुझे लगता है 13-14 साल हो गए होंगे हमको साथ में काम करते हुए, तो मुझे नजर आता था कि इसके अंदर वो इच्छा भी है और वो टैलेंट भी है। तो मैंने उसको थोड़ा सा प्रमोट किया। उन लोगों ने बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करते थे मुंबई वाली टीम के भाई ये आदमी कहाँ से आ गया। पर जब उनको समझ में आया कि नहीं, इस आदमी की काम पे भी पकड़ है, डिजाइनिंग पे पकड़ है, मुझे एक आधे घंटे में एक फ्लेक्स चाहिए उस सीन में, तो वो सिर्फ मुझे मालूम है कि यही कर सकता है। तो वो डेवलप हो गया, उसने जल्दी कैप्चर भी कर लिया। तो अब जो हम लोग छोटे मोटे शूट करते हैं तो वही हमारा आर्ट डायरेक्टर, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। तो उससे बड़ा सहूलियत रहती है कि आपकी खुद की टीम है जो कि बीच में है। बाकी अगर आपके पास धन है, आपके पास बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो अच्छी टीम, सीखी हुई टीम का अपने एडवांटेजेस हैं। जो मतलब मेरी जो एक लर्निंग वाली बुक है उसमें कुछ चीजें मैंने नोट की हुई कि इसमें मुझे यही लोग पुराने वाले रिपीट करने हैं, इसमें मुझे ये लोग चाहिए ही नहीं जो मैंने लिए थे। वो सब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं है कि ये मेरा वीक पॉइंट रहा है, इसको मुझे और सुधारना। ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये भी मुझे ध्यान रखना जरूरी है कि मुझे इसको और तरीके से करना है। उस तरह का रहा। बाकी नए फिल्म मेकर्स हो तो इन हाउस टीम मुझे लगता है कि एक अच्छा काम करती है। अगर वो सीखी हुई है तो और अच्छी बात है। एक अच्छी कोर टीम बना लो तो वो ज्यादा अच्छा कारगर वो अच्छा है। बनाए, खुद देखें, सेल्फ एनालिसिस करें। वही जो मुद्दा था कि ईमानदारी से अपने प्रोजेक्ट को पहले खुद अपनी आंखों से देखें कि ये किसी और का होता तो आप उसको कितने नंबर देते, करेक्ट, क्या गलतियां निकालते, क्या क्रिटिक की तरह देखते तो क्या होता। वो ईमानदारी अगर आप में है तो फिर आप कर लोगे काम थोड़ा बहुत। खुद ही जबरदस्ती खुद को झूठी तसल्ली देते रहो तो फिर सही बात, जब वो पब्लिक के सामने जाएगी तो फिर चीजें खुली जाएंगी। सही बात। और सर जब महेश भट्ट जी और पुलेला गोपीचंद सर को अप्रोच करने की बारी आई, या फिर ये थॉट आया कहाँ से कि अब फिल्म बन गई है, डिस्ट्रीब्यूशन में तकलीफें तो आ ही रही हैं, कोविड ने हिट कर दिया है तो फिल्म की जो रिलीज है वो डिले हो रही है, कोई ओटीटी डील आपकी होनी भी थी फिर वो रुक गई, और इन सब के दौरान अचानक से पता चलता है कि दो बहुत बड़े दिग्गज इस फिल्म से जुड़ रहे हैं, और वो ऑब्वियसली फिल्म के मेरिट पर ही जुड़े, क्योंकि बॉलीवुड उस मामले में तो बड़ा ब्रूटल है। तो कैसे अप्रोच हुआ और आगे के रास्ते उनके नाम जुड़ने से आसान हुई वो रहा? इसमें जैसे कोविड का असर प्रभाव कम हुआ, हमने थोड़ा सा फिल्म के प्रीव्यूज करना स्टार्ट किए, जिसमें कुछ चैनल्स के लिए भी था वो, कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। सर इसको थोड़ा और टेक्निकली ब्रेक डाउन करना चाह रहा हूँ नए फिल्म मेकरों के लिए। होता क्या है, पहली बार हम मेल करते हैं, फिर क्या उनके प्राइवेट, उनके कोई थिएटर टाइप का होम थिएटर होता है जिसमें दिखाई जाती है? कोई थिएटर नहीं होते। मुंबई इस मामले में इतना प्रोफेशनल है कि अगर आपको एक आदमी को फिल्म दिखानी है तो उनको उसी प्रीव्यू थिएटर में ही देखना है, जो कि एक स्टैंडर्ड का है, जिसका किराया 50,000 रुपए है या 60,000 रुपए है, जो कोई डिस्काउंट नहीं देते आपको। तो मतलब अगर किसी चैनल के एक रिप्रेजेंटेटिव को भी दिखाना है तो आपके 50-60 हजार खर्च होंगे उस फिल्म को दिखाने के लिए। वो क्या बोल के चला जाए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, या वो कहेगा कि हाँ ठीक है। तो एजेंसीज होती हैं जो अपने आप को बताती हैं कि हमने इनके लिए किया, उनके लिए वो किया। पर मुझे लगता है कि वो सब बातें हैं, क्योंकि चैनल्स जो जिनको हम बोलते हैं नेटफ्लिक्स, अमेजोन और ये सब, फिलहाल तो इनकी भी हालत अभी ये भी स्टेबल पोजीशन में नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। तो वो भी उसी मोड में थोड़े थोड़े आ गए हैं, जिसमें थिएटर हुआ करता था कि भाई स्टार है तो ये फिल्म 100 करोड़ में ले लेंगे, अगर ये है तो उतने में लेंगे, अगर ये प्रोडक्शन हाउस है तो हम बल्क में डील करेंगे। तो उस सब जद्दोजहद में प्रीव्यूज वगैरह होते रहे, कभी एजेंसी के थ्रू, कभी डायरेक्ट। लोगों ने सपोर्ट भी किया क्योंकि फिल्म अच्छी थी, लोगों को पसंद आती थी, तो इस पे तो कोई दो राय नहीं उठती थी कि अरे यार ये क्या दिखा रहे हो। और ऐसे मुझे रिव्यूज मिले कि भाई मैं आया तो था कि भाई देखनी पड़ेगी, फलाने ने कहा था, और मैं तो क्या है कि ऐसे प्रीव्यूज, क्योंकि लोग बहुत फिल्म बनाते हैं और थोड़ी खराब भी बनाते हैं, तो बोले मैं तो सो लेता हूँ उतनी देर में, क्योंकि 90% फिल्म्स तो ऐसी बन के आती हैं कि आदमी ने शौक में पैसे खर्च कर दिए,
पर बोले इसने तो नींद उड़ा दी मेरी, तो फिर मैंने देखा तो बोले तो कमाल हो गए। तो ऐसा रहा। तो उस दौरान एक जो ग्रुप था LGF के नाम से, उनने कहीं फिल्म देखी तो उनका फोन आया कि भाई हम इस फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं, इसके राइट्स खरीद के, तो थिएटर रिलीज करना चाहते हैं और हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में करेंगे, हमारा साउथ में भी होल्ड है। तो उनने उस फिल्म के राइट्स लिए, हालांकि वो कमिटमेंट उनका पूरा नहीं हो पाया क्योंकि वो थिएटर रिलीज के बाद में वो भी इनएक्टिव हुए थोड़े से। तो उन लोगों ने फिर उसकी पब्लिसिटी में कहीं उनके कनेक्शंस थे पहले पुराने महेश भट्ट साहब से, तो उनके लिए एक प्रीव्यू रखा और उसी प्रीव्यू में मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा। तो मैं ऐसे बैठ के अपनी फिल्म देख रहा था और वो प्रीव्यू थिएटर सबसे खराब था। मैं पर्सनली अगर करता तो उसको नहीं करता क्योंकि उसमें वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, क्योंकि फिल्म एटमॉस थी, 4K थी, पर वो उसमें आउटपुट वैसा आ नहीं रहा था। मेरा मन आधा ही खराब हो गया था कि यार इतने लोग बैठे हुए हैं और ये कैसा इन्होंने थिएटर किया। लेकिन मैंने देखा कि थोड़ी देर में एक आदमी बीच बीच में कुछ कुछ कमेंट उसमें फिल्म पे कर रहा है। कभी डायलॉग आता है तो अरे वाह क्या बात बोली है, अरे वाह ये क्या वो क्या। मुझे अंधेरा था तो मुझे तो पता ही नहीं था। जैसे कवि सम्मेलन और मुशायरे में होता है कि मुशायरे में होता चलते में आप तारीफ करते हो। फिर बीच में इंटरवल हुआ, जो कि अगेन मुझे इंटरवल पसंद नहीं है क्योंकि आपका तारतम्य टूटता है। यस। तो लाइट वाइट जली तो वो देखा तो वो 3 रो पीछे महेश भट्ट साहब बैठे हुए थे और फिर मुझे इंट्रोड्यूस किया कि इनने फिल्म बनाई। तो उनने कहा पहले तो इधर आओ। बोले आपका खुद का प्रीव्यू है, आप लेट आए हो। मैंने कहा सर सॉरी, वाकई पहली बार ही ऐसा हुआ है। पर फिर उनने जो फिल्म के बीच में बिठा के तारीफ करना उसकी शुरू की कि यार मैंने तो देखा कैसे शूट किया, क्या किया, और ये बच्चा गजब है। मतलब तब तक तो बैडमिंटन आया ही नहीं था फिल्म में, इंटरवल तक तो वो स्टोरी चलती है। बोले गाने के फैन हो गए वो उसके। और उनने सबको घेर के, कुछ लोगों ने उसमें विक्रम भट्ट भी थे तो उन्होंने कुछ टेक्निकल चीजें डिस्कस की। उनने कहा यार मेरे लिए वो मायने नहीं रखती वो सब बातें। बोले पर ये देखो क्या कमाल है, ये है वो, और केके ने तो कमाल कर दिया इसमें, मेरी बात कराओ उससे, मेरी बात कराओ। तो मैंने लगाया फोन केके को, तो फिर उनसे मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी उसकी। तो उनने 10 मिनट तक केके की भयंकर तारीफ की कि यार मतलब तुमने ये क्या, वो इतनी बारी। अब वो तो खैर महेश भट्ट है, एक एक चीज उनने, जैसे उसमें एक डायलॉग था वो उनको बड़ा पसंद आया कि वो पुराने दोस्त मिलते हैं और वो थोड़ा सा ऐसा 10-20 साल बाद मिलते हैं तो वो दूसरे से पूछता है तू कैसा है, तो कहता है कि मैं ठीक हूँ। बोले तू कैसा है, तो बोले यार अब ठीक है, मतलब अब जिंदगी के रंग तो अब सिर्फ कपड़ों में ही रह गए। वो लाल कलर की उसने शर्ट पहनी हुई थी, तो बोले जिंदगी के रंग तो अब सिर्फ कपड़ों में ही रह गए। तो वो डायलॉग उनको इतना पसंद आया। वो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे वो लाइन दी थी, वैसे बात करते करते, वो थोड़ा सा क्रिएटिव है, तो बोले यार क्या बात है, क्या लाइन है। और फिल्म के बाद तो फिर और लंबा सिलसिला चला, तो वो ऐसे जुड़े उससे और वो आखिरी तक जुड़े रहे। और बाद में जब सब भीड़ भाड़ छट गई तो उनने मुझसे अकेले में कहा कि आप जो कर रहे हो इन लोगों की बातों में मत आना किसी भी, कि किस फिल्म का क्या होता है, थिएटर विएटर, बोले वो एक अलग गणित है, पर बोले जो कर रहे हो करते रहना इसी तरह से। बोले तो वो एक वो शेर है ना किसी का कि तुम ना आना किसी की बातों में अपने हिस्से की गलतियां करना। तो वो उनका भाव वो था कि भाई बड़े दिनों बाद में मैंने ऐसी फिल्म देखी है और इस फिल्म के लिए मुझसे जो भी आपको करवाना। और मेरे को डायरेक्ट फोन उन्होंने 2-3 बार बीच में किए कि क्या चल रहा है, क्योंकि उनकी टर्म्स कंडीशन जो भी LGF वालों से थी उसका मुझे आइडिया नहीं था। रिलीज वो कर रहे थे उनसे, हालांकि वो नहीं, लेकिन जितने पेपर में आर्टिकल आए, फिर एक दिन आर्टिकल आया कि उसमें टाइटल ही ये था कि सारांश की मुझे इतने दिनों बाद इस फिल्म में झलक दिखी, इस फिल्म मेकर की फिल्म में। बोला अब मतलब आपके लिए तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सही बात। मतलब एक तो महेश भट्ट और ऊपर से सारांश, मतलब मैं तो अभी भी नहीं मानता हूँ कि वो उतना ज्यादा पाने का अधिकारी हूं मैं, लेकिन उन्होंने वैसा कमेंट किया। बैडमिंटन से मैं जुड़ा हुआ हूँ तो वो मेरा कनेक्शन था गोपीचंद जी को। मुझे ये मालूम था कि एक बार ये देख लें बस, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि वो साइना नेहवाल फिल्म से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड बैडमिंटन को लेके या स्टोरी को लेके उतने नहीं थे। उन्होंने उस फिल्म को प्रमोट करते हुए मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा, पर वो समाव ऐसा रहा कि वो ट्रेलर इतना कैची था कि उन्होंने कहा कि ठीक है मतलब देखते हैं इस फिल्म को। तो हमारा वो कनेक्शन जुड़ता गया और फाइनली हमने गोपीचंद एकेडमी में जाके, केके भी साथ में थे, 15 अगस्त का ही दिन था, तो हमने वहाँ पे उनके साथ उनकी एकेडमी में फ्लैग होस्टिंग वगैरह की और फिर उन्होंने एक प्रीव्यू फिल्म का
रखा उनके सारे एकेडमी के बच्चों के साथ, जिसमें श्रीकांत किदम्बी, मतलब जो टॉप लेवल के जितने प्लेयर्स थे, इंटरनेशनल प्लेयर सारे इंटरनेशनल, क्योंकि वो सब वही है, गोपीचंद थे, उनकी वाइफ थी, और पूरे बच्चे थे, पूरा हॉल भरा हुआ था, तो वो बैडमिंटन में तो वो सबको मजा आई गई। तो वहां पे प्रोजेक्टर वगैरह लगाकर प्रॉपर प्रीव्यू थिएटर था उनके, उनकी एकेडमी के पास में, उनका नहीं था वो, पर वो एक प्रीव्यू थिएटर था वहां पे हैदराबाद में। सर ऐसी फैसिलिटी अपने इंदौर में नहीं है अभी तक। हाँ नहीं है, पर थिएटर्स में कर सकते हैं। पर सर बहुत महंगा पड़ जाएगा, 50-60 हजार रुपए एक शो के लिए। इंदौर में तो नहीं पड़ता, पर हाँ पड़ जाता है। तो उससे वो जुड़े, और फिर अगेन उनने ये कहा कि मुझसे क्या चाहते हो आप। मैंने कहा सर आप तो प्रमोट कर दो, या वो लोग जो साथ में थे, तो उन्होंने कहा कि आपको मेरा जो इंटरव्यूज करवाने हो, जो कुछ करना हो इस फिल्म के लिए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इससे डेफिनेटली बैडमिंटन प्रमोट होता है, और उनका एकमात्र जो फोकस है वो बैडमिंटन ही है। मतलब वो पितामह ही है आज भी इंडियन बैडमिंटन के। तो हमारे बैडमिंटन के ऊपर अगर सील वो लगाते हैं, तो ये पक्का हो जाता है कि फिर वो बैडमिंटन में तो कोई कमी नहीं है। सही बात। केके ने भी इसको, हम लोग जब पब्लिसिटी के लिए घूम रहे थे तो कई बार दोहराया है कि मतलब अब इससे बड़ा आदमी और कौन होगा जो ये बोलेगा कि वो सचिन तेंदुलकर अगर बोले कि हाँ क्रिकेट बहुत अच्छे से शूट हुआ है, बहुत बढ़िया दिखाया है, एक अच्छी ऑथेंटिक क्रिकेट फिल्म बनी है, हाँ, तो तभी वो बोलेगा। हाँ, बस। और फिल्म की क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो महेश भट्ट है, तो हमारे दोनों एंगल पूरे होते हैं। तो इस तरह से दोनों जुड़े हुए, जो आज तक जुड़े ही हुए हैं। मतलब मुझे अब मेरा डायरेक्ट कनेक्ट है सभी से, तो OTT अब अगर निकट है कहीं पे तो फिर उनकी जरूरत लगेगी मुझे। बाकी इंटरव्यूज वगैरह सब मीडिया यूट्यूब पे खूब है। लल्लन टॉप का भी इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा रहा था। हाँ, लल्लन टॉप अच्छा रहा, मतलब PR एजेंसी ने भी ठीक काम किया, और लगभग सभी से हमको 4 स्टार, और कुछ ने तो फिर अगेन बढ़ा चढ़ा के दे दी, जो मुझे लगता है कि इतना नहीं कि भाई अभी तक के इतिहास की सबसे अच्छी स्पोर्ट्स फिल्म ये, उन्होंने जी की तरफ से वैसा कमेंट आया, ABP से जो भाटिया हैं उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसी फिल्म है कि आप देख के निकलोगे थिएटर से तो और कहीं नहीं जाओगे, सबसे पहले बैडमिंटन का किट खरीदने जाओगे। तो उस तरह का रहा। फिर ये रिव्यू सबसे ज्यादा रहे कि इसको स्कूल में क्यों नहीं दिखा रहे हो, इसको बच्चों को दिखाना चाहिए। पर अब वो लिमिटेशन मेरी भी थी कि मैं फिल्म दे चुका था, तो मैं सिर्फ पब्लिसिटी कर सकता था, तो वो सब रहा। लेकिन इन दोनों दिग्गजों का जुड़ना तो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही। वो सर क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि जैसे हम जब स्कूल में थे तो वो छोटा चेतन और इस तरह की फिल्में आई थी, जो बाकायदा स्कूल से सबको थिएटर ले जाया जाता था, 20 रुपए 50 रुपए अगर एडिशनल कुछ फीस लेते भी थे तो होता था, और पूरा 200-300 बच्चे हम ही भरे। बिल्कुल हो भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ना वैसे स्कूल बचे, क्योंकि जिस तरह के कमर्शियल स्कूल्स हैं और जिस तरह की चीजें हैं, वो हर चीज में आदमी एक गणित ढूंढता है। तो फिल्म मेकिंग एक ऐसी विधा है, या फिल्म एक ऐसी चीज है कि आर्ट और कमर्शियल के बीच में कहीं फंसी हुई चीज है, क्योंकि इतना खर्चीला आर्ट है ये, और लोग फिल्म मेकर्स को ये उम्मीद करते हैं कि इसके पास अपार धन है। तो और स्कूल्स भी वैसे ही हो चुके हैं कमर्शियल, तो वो भाव किसी के अंदर नहीं है कि इसको देख के क्या इमोशंस बच्चों के अंदर आएंगे, उसका क्या दूरगामी उनको फायदा मिलेगा। जबकि अभी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके तो खुद के ही ऑडिटोरियम इतने शानदार बने हुए हैं, अद्भुत है, कि जिसमें हमने कोशिश की लेकिन वो वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो आप भी थोड़ा डिसहार्टन तो होती है। मैं अपने बच्चों के स्कूल में ही नहीं उसको दिखा पाया, तो जबकि इतनी प्योर फिल्म है कि उसमें मतलब U सर्टिफाइड है, तो कहीं से कहीं तक कोई इशू है ही नहीं। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है जब आ जाएगा ये उस पे तो सब देख लेंगे। मैं तो सर मेरे 11 साल के बेटे को लेकर ही इसलिए आया था। सही बात, कि वो देखे। नहीं, और हर बार जब भी प्रीव्यू होता है ये तो सबसे ज्यादा आता है कि बच्चों क्यों नहीं दिखा रहे, कि क्या पेरेंट्स और बच्चों में क्या बाउंडिंग होनी चाहिए, कैसे स्ट्रगल्स होते हैं, क्या होता है। तो लेकिन ये सब फिल्म मेकर को झेलना पड़ता है, उसकी उसमें अगर ग्लोरी लिखी है या उसको सेलिब्रिटी की तरह बिहेव करना लिखा है, तो उसको अंदर ही अंदर ये भी झेलना पड़ता है कि सब कुछ है पर आप कुछ नहीं कर सकते। आप फिल्म बना सकते हो अच्छी, दिखाना वाकई एक चौथा जो एंगल है वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगेन मेरा मुद्दा ये रहेगा कि अगर किसी को इस लाइन में आना है तो पहले तो उसको इसलिए तो बिल्कुल ना आए कि उसको कोई बहुत शोहरत मिलेगी या वो सेलिब्रिटी बन जाएगा या लोग उसको पहचानेंगे रोकेंगे या बहुत अपार पैसा मिल जाएगा। वो उसका बाय प्रोडक्ट हो सकता है। अगर आपको खुशी मिल रही है फिल्म बनाने में, अगर आप ईमानदारी से देखते हो कि आप में टैलेंट है, तो आप फिल्म लाइन में आओ। अदरवाइज फिर बहुत सारे प्रोफेशन है जिसमें आपको आनंद आता है। तो वो मैं थोड़ा ओशो को फॉलो करता हूँ। मैंने
उनको पढ़ा भी है, थोड़ा परिवार में माहौल भी है। और फिल्म की शुरुआत में भी उनका एक कोटेशन आता है, उत्सव हमार जाति आनंद हमार गोत्र, उसमें लिखा हुआ है कि उत्सव मेरी जाति है, आनंद। तो फिल्म मेकिंग तो उत्सव और आनंद का विषय है। हालांकि महंगा बहुत पड़ता है बनाना, पेंटिंग बनाने जैसा या गाना गाने जितना आसान सरल नहीं। तो अगर उसमें आपको आनंद आता है तो आप उसमें उतरो, और अगर आप में टैलेंट होगा तो पैसा और ये सब चीजें फॉलो करेगी, उसका भी रास्ता बन ही जाता है। और लाइफ में है ही क्या, मतलब ये तो खेल ही चल रहा है। तो उस तरह से करना चाहिए, पर आप अगर उसमें डूब के कर सकते हो तो डेफिनेटली करना चाहिए। इसी दृढ़ता और धैर्यता पे सर आपने कुछ कविता भी लिखी है। हाँ, मैं कुछ कविताएं मैंने लिखी, जो आपकी फेवरेट पोएम में से एक है। हाँ, वो मैं आपको, दृढ़ता धैर्यता तो नहीं कहना चाहिए उसको, लेकिन एक काम को कैसे पूर्णता से उतर के करना कि मेरी इच्छा रहती है, या मैं चाहता हूँ कि अगर फिल्म बना रहे हैं तो कैसे उसमें डूब के बनाएं। आप एक, जैसे वो ये कैफे चल रहा है, वो कॉफी सर्व कर रहे हैं, तो उनने कितने डूब के कॉफी बनाई। तो कोई भी काम में कितनी पूर्णता आप ला सकते हो, तो उस पे एक कविता है, मैं आपको सुना देता हूँ। जी जी। शीर्षक है ओम पूर्णमदः, जो हमारा संस्कृत का श्लोक है। काम पे निकलूं पहुंचूं पूरा, काम पे निकलूं पहुंचूं पूरा, घर जाऊं तो जाऊं पूरा। मित्र मिलूं मित्र जब जब भी तुमसे, नहीं रहे फिर चित्त अधूरा। काम पे निकलूं पहुंचूं पूरा, घर जाऊं तो जाऊं पूरा। मिलूं मित्र जब जब भी तुमसे, नहीं रहे फिर चित्त अधूरा। सोऊं जैसे स्वप्न हो पूरा, जागूं तो संसार हो पूरा। लिखूं कभी तो अर्थ हो पूरा, भाव न छूटे कोई कोरा। लिखूं कभी तो अर्थ हो पूरा, भाव न छूटे कोई कोरा। नहीं साथ में ना हूं पूरा, नहीं साथ में ना हूं पूरा, हूं तो फिर मैं प्राण हूं पूरा। अगर नहीं हूं साथ में तो नहीं हूं, और अगर हूं तो फिर पूरे प्राण से ही हूं। नहीं साथ में ना हूं पूरा, हूं तो फिर मैं प्राण हूं पूरा। खिलूं कभी तो बगिया बगिया, और बहूं तो गंगा जमुना। थम ना जाऊं रुक ना जाऊं, कहीं पकड़कर आंख का कोना। मतलब फिर आंसू भी बहे तो फिर गंगा जमुना ही बहनी चाहिए, आंख के कोने में टिके रहने से फायदा नहीं। थम ना जाऊं रुक ना जाऊं, कहीं पकड़कर आंख का कोना। मुझ में उठता ज्वार ये गहरा, ना आधा ना जरा अधूरा, हो जाऊं मैं इतना पूरा। तो ये एक भाव है कविता। मित्र के साथ रहे तो भी पूरे रहे, घर पे रहे तो भी पूरे रहे, काम पे पहुंचे तो पूरे पहुंचे। तो ये एक भाव है। तो वो फिल्म मेकिंग की, तो फिल्म मेकिंग का जीवन का ही ये भाव होना चाहिए कि अगर जहाँ है वहाँ पूर्णता से अगर आप हो जाते हैं पूरे, तो फिर सब हो जाता है। सर, अपने मध्य प्रदेश में आप फिल्मों को लेकर जो अब माहौल बनना शुरू हुआ है, पिछले 6 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है, खासकर इंदौर में बहुत बढ़ गया है। इसके पहले भोपाल में हो रहा था इतने सालों से, पर अब दोनों शहरों में अच्छा खासा प्रोडक्शन है। तो जैसे अभी हमने चर्चा करी कि प्रॉपर फिल्म स्क्रीनिंग हाउस नहीं है, प्रीव्यू थिएटर नहीं है, जो कम कॉस्ट में कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी कर दे, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो जाएं। जैसे हम बच्चों को फिल्म नहीं दिखा पा रहे हैं, लव ऑल इतनी सुंदर फिल्म है, तो क्या लगता है आपको कि मध्य प्रदेश में अब जिस तरह की फिल्म पॉलिसी है, आपकी फिल्म को जो रिस्पांस मिला है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, सब्सिडी भी आपकी अप्रूव हुई है, तो इस पर आपका क्या कहना है सर? इसमें 2 चीजें हम मान के चलें कि एक तो फिल्म मेकिंग को बढ़ावा मिले, वो सरकार अपने स्तर पर डेफिनेटली करना चाहिए और कर भी रही है। MPT मध्य प्रदेश टूरिज्म की एक पॉलिसी है, और उसके तहत इस फिल्म को एक अच्छी, मतलब फिल्म की कॉस्ट की लगभग 20 से 25% तक वो सब्सिडी देते हैं। तो उस तरह की छोटी फिल्म्स के लिए वो बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो हमें मिला भी है। और हमने भी उसमें पूरी ईमानदारी बरतते हुए फिल्म को प्रॉपर सभी तरह से, कोई उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट या ऐसा सब जो लोग फितरत करते हैं वैसा नहीं, प्रॉपर तरीके से बनाया, प्रॉपर पेमेंट्स बिलिंग हुई, तो वो बड़े क्लीन तरीके से, बिना कोई किसी तरह का, जबकि लोगों को लगता है कि सब सेटिंग से काम होते हैं, सब्सिडी वगैरह निकालना, कहीं होते भी होंगे, मुझे तो वैसा अनुभव नहीं हुआ। और एक प्रॉपर प्रोसेस से हम लोगों को सब्सिडी मिली, तो वो एक पार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग अब निकल के आया है।
मध्य प्रदेश टूरिज्म का, और जो नई पॉलिसी अभी आई है वो उसने और उसको थोड़ा बेहतर ही किया है। मतलब मेरा भी हौसला थोड़ा सा अभी इसलिए है कि मैं लगभग इस फिल्म की 50-60% कॉस्ट को रिकवर कर चुका हूँ, जो एक अचीवमेंट माना जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आगे जब भी चीजें आएगी तो वो, और भविष्य में ओटीटी डील होगी, म्यूजिक के राइट्स और बहुत सारी चीजें, तो वो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। हाँ, और डिमोटिवेट नहीं करेगा। अदरवाइज जो प्यार मिला है और जो आपको सीखने को मिला है वो तो बेशकीमती है। तो लेकिन ये सही है कि फिल्म बनाने में काफी पैसा लगता है, तो अगली फिल्म के लिए आपको हौसला बना रहे, वो है। लेकिन फिर भी ये आप मान के चलें कि इसमें सरकार के भरोसे या किसी और के रहने की जगह आप छोटे छोटे प्रयोग लगातार चलने दें, और वो भी तब जब ईमानदारी से आपको ये पता हो कि आप अच्छी फिल्म बना सकते हैं। तो लेकिन अब ये जो माहौल देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि नए प्लेटफॉर्म्स भी खुल रहे हैं, वर्टिकल, आपने सीरीज की और फिल्म्स की बात की, जो मेरे लिए भी थोड़ा सा नया था, पर मुझे इंटरेस्ट आया उसमें। आप लोग जैसे टीम्स हैं जो काम कर रही हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच से आगे बढ़ें, थोड़ा सा प्रोजेक्ट को पहले ही इस तरह से डिजाइन करें कि उतनी कॉस्ट निकल आए, तो आपका मन ऐसा ना टूटे कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, या मैंने ये क्यों गलती कर दी। और आप एक ठीक ठाक चीज बनाते हैं तो वो आप ग्रेजुअली उस जगह पहुंच जाएंगे जहाँ जाना चाहते हैं। और उसमें सरकार से ये हेल्प मिल रही, मुझे लगता है 1-2 पॉलिसीज शायद और हैं जिससे कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट आपको मिल जाता है। फिल्म बोर्ड और फिल्म सिटी बनने का भी सुन रहे हैं कि मोहन यादव जी ने शायद फैसले ले लिए हैं। अच्छा। मतलब सरकार इस पर भी कार्य कर रही है। वो सपोर्ट मोर देन इनफ मानता हूं मैं कि वो चीजें हैं अवेलेबल, पर जैसा मुझे लगता है कि अब वो बाधा तो रही नहीं कि आप कैसे फिल्म बनाओगे, अब तो मोबाइल ही इतने कैपेबल हैं आपके। अगर आपके पास में कुछ है कहने के लिए तो आप समझते हैं चीज को, तो आप मोबाइल पे भी, और एडिट करना कौन सा, अगर वो उससे भी आप कंफर्टेबल नहीं है या आपको और मदद चाहिए, तो फिर आपको खुद भी सोचना चाहिए कि भाई मैं क्यों बना रहा हूँ। क्योंकि फिल्म बनाना मुझे अभी भी लगता है कि लाइट्स, तामझाम और इसका खेल नहीं है। आप किससे बात कहते हो अपनी, आपके पास कोई बात है कि नहीं कहने की, वो ज्यादा जरूरी। तो चले जैसे इसकी मैं काली चाट के, अब मुझे लगता है कि मैंने फिल्म कैमरे पे क्यों नहीं शूट की। उस फिल्म को हमने नॉर्मल कैनन 5D, और वो भी 2016 में की थी, तो तब कोई DSLR पे शूट किया। हाँ, उसी पे कर ली थी शूट। उसके जो टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं कि मैं उसको यहाँ नहीं कर सकता, रिलीज करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसने फिल्म अपना काम करती है। कई सारी फिल्म जो कि 20-50 करोड़ में बनी है, मुझे लगता है कि वो उतना इम्पैक्ट नहीं लाती जितनी वो एक 70 मिनट की फिल्म हिला देती। तो पहली चीज तो मैं आज भी यही कहूंगा कि आपकी कहानी, आपका प्रेजेंटेशन के साथ टेक्निकल चीजें पीछे से आती है। तो अगर फिल्म 500 करोड़ की भी है और वो अगर अंदर कुछ आपको हिलाती नहीं है तो किसी काम की नहीं। और फिल्म मोबाइल पे भी बनी है और आपकी आंखें गीली कर देती है तो फिल्म तो उसके लिए रुकना नहीं चाहिए। बाकी तो सब सहूलियतें हैं, आप थोड़ा भी ठीक काम करोगे तो आपके साथ में चीजें जुट जाती तो सर, एज अ प्रोड्यूसर कमर्शियल वायबिलिटी कितनी आपको समझ में आई और कितना आपने आप सॉर्ट कर लिया है? जैसे आपने बताया कि लगभग 50% कॉस्ट आप लव ऑल फिल्म की निकाल चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि बची हुई भी निकल आएगी, और नहीं भी निकलती है तो अब जो एप्रिसिएशन और जो कुछ और जो एक फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया कि अब शायद आप अपनी अगली फिल्म के लिए किसी बड़े एक्टर को या किसी को भी अप्रोच करेंगे तो उनका एक भरोसा हो जाएगा। बिल्कुल, आप बड़े प्रोडक्शन हाउस से बात कर सकते हैं। हाँ। तो पैसा लगाने वाले मुद्दे में वो हेल्प मिल सकती है। सब्सिडीज आपको मालूम है कि मिल जाएगी, पॉलिसीज क्लीन है, तो वो काम आपका हो जाता है। तो आप अगर बराबर पे भी छूटते हो पहली चीज तो फिर आपको वो कदम उठा लेना चाहिए। कुछ आपकी तैयारी ये होनी चाहिए कि हाँ आपका बैकअप है इतना। तो मुझे लगता है कि मैं बाकी काम इसलिए करता हूँ कि मैं आराम से फिल्म बना सकूं। तो वो अपना एक सोच है और बाकी तो फिर चीजें चल रही है जहां ले जाए। तो सर एज अ प्रोड्यूसर आपको क्या लगता है कि जैसे आपने तो अपनी फिल्म पर पैसा लगाया, कमर्शियल वायबिलिटी आप खुद बोल रहे हैं कि बड़ा रिस्की है, बहुत ज्यादा महंगा शौक है ये, और एक तरफ हम सुनते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस भी है।
ये 600%, 1000% तक रिटर्न देता है। जैसे कुछ फिल्में, न्यूटन है, सुनते हैं कि 15-20 करोड़ में बनी थी, 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। फिर कांतारा एक फिल्म थी, 16 से 20 करोड़ में बनी और 300 करोड़ से ज्यादा। कश्मीर फाइल्स, तो फिल्में बहुत हाई रिटर्न भी देती है। और उसी में अपने इंदौर के अगर कुछ प्रोड्यूसर जो मेरे टच में आए बाद में, और मैं बड़ा भौचक्का सा था और शौक में था जब उन्होंने बताया कि हमारे तो 1.25 करोड़ रुपए डूब गए, हमारे तो 2 करोड़ रुपए डूब गए। एक तो ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत मुंबई के बड़े प्रोडक्शन हाउस में 7 करोड़ रुपए लगाकर कुछ हासिल नहीं हुआ उनको। तो क्या कहना चाहेंगे एज अ प्रोड्यूसर, आपकी क्या सलाह है अगर यहाँ इंदौर में या मध्य प्रदेश में जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री अब शेप ले रही है और सरकार भी सपोर्ट कर रही है, आपने बताया कि सब्सिडी भी मिल रही है, फिल्म बोर्ड बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है, तो अगले 10 साल में मुझे बड़ा ब्राइट फ्यूचर दिखता है फिल्म मेकिंग का। ऐसे में प्रोड्यूसर क्या सेंसिबिलिटी के साथ में पैसा लगाए? एक तो मुद्दा ये है कि प्रोड्यूसर हम किसको बोल रहे हैं। ये मतलब हम बेसिक से ही अगर शुरू करते हैं, तो हम किसको प्रोड्यूसर बोलते हैं? फाइनेंसर को। मतलब कई केसेस में हमारे दिमाग में ये रहता है कि जो पैसा लगाता है वो प्रोड्यूसर है। तो मेरे ख्याल से वो प्रोड्यूसर नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर भी समहाउ एक क्रिएटिव आदमी होता है जो उस प्रोजेक्ट को डिजाइन करता है। पैसा लाना भी उसके हिस्से का है कि वो कमर्शियल मार्केट को टच करता है। डायरेक्टर अपना कोने में बैठ के अपनी फिल्म बनाता है। दोनों रोल एक साथ निभाने में इसलिए तकलीफ आती है कि आपको मार्केट को भी झेलना है, टिकट भी करवानी है, आर्टिस्ट की शेड्यूल चेंज होते हैं, वो काम प्रोड्यूसर का है। कई बार ये होता है कि प्रोड्यूसर पैसा भी लगाता है, कई बार डायरेक्टर भी लगा देता है। तो जो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों का आप बता रहे हैं कि जिन्होंने 1.5 करोड़ 2 करोड़, वो बेसिकली वो शायद फाइनेंसर थे, उन्होंने एक बिजनेस में पैसा लगाया था। उनको जो भी तस्वीर बताई गई है, जैसे मैं आज भी इतना सब करने के बाद भी किसी से ये नहीं बोलता कि भाई मेरी फिल्म में 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए लगाओ और ऐसा होगा वैसा होगा और 10 करोड़ रुपए 5 के 50 कर देंगे, 5 के 50 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आज भी नहीं बोलता। और मुझे लगता है कि जो भी मेरा बैकग्राउंड रहा है, जिससे मैं फिल्म बनाता हूँ, अगर मैं बोलूंगा तो वो बहुत बड़ा मुसीबत का काम नहीं है कि आदमी लगा देगा। और लोगों ने इस फिल्म में भी लगाया ही है उस भरोसे पे, और मैं उस जिम्मेदारी अभी भी उसकी निभा रहा हूँ कि मैं सबसे पहले उनको देना चाहूंगा। तो उनका कम से कम वो भरोसा कायम रहे मुझ पे। तो वो प्रोड्यूसर्स नहीं है, या तो प्रोड्यूसर ऐसा हो जिसने उस प्रोजेक्ट को खुद जितना डायरेक्टर जी रहा है उतना वो कंसीव करे, और फिर दूसरा उसका टारगेट क्या है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, शोहरत कमाना है, फिल्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर उसमें गणित उसने शामिल कर दिया, कह रहे यार इसको क्यों ले रहे हो, ये कर लो, यहाँ नहीं वहां कर लो, तो फिर वो प्रोड्यूसर हुआ नहीं। तो उन लोगों को तो मुझे लगता है कि फिल्म से दूर रहना चाहिए, जो इसको बिजनेस की तरह सोचते हैं। और कभी करण जौहर और उनमें उनको मौका मिले 50-100 करोड़ लगाने का, तो वो उनके साथ ट्राई कर ले। पर जहां पर काफी हद तक, जहां पर न्यूटन जैसी फिल्म जिनको ऐसा लाभ हो जाता है, या न्यूटन से बेहतर फिल्में जिनको नहीं भी हुआ, तो उनका कोई ऐसा कोई सेट पैरामीटर या वो नहीं। तो गारंटी तो इसमें मुझे लगता है कि अच्छे नहीं दे पाएंगे। आज एक समय था कि अक्षय कुमार ही 200 करोड़ ले लेते थे, आज मैंने सुना 25-30 करोड़ भी ले लेते हैं। तो इसका कोई वो नहीं। तो जिनने 200 करोड़ के वैल्यूएशन पे लगाया था और फिल्म बाहर आई और नहीं आया आउटपुट, तो ऐसे डूबते भी हैं। तो वो बड़ा उलझा हुआ सा जाल है कि ये आर्ट है या ये बिजनेस है। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स तो दूर रहे, फाइनेंसर्स जो, और अगर फिर भी उनका वाकई पैशन है ऐसा कि उनको फिल्म के साथ जुड़ना है, तो फिर ऐसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, ऐसे ईमानदार लोग उनका प्रोजेक्ट देखें, उनके अंदर देखें कि क्या टैलेंट है, कि अगला प्रोजेक्ट क्या है, उससे बेहतर लेके आ पाएंगे। उनका सपोर्ट भी करें और मेहनत करें, सीखें कि उस इंडस्ट्री में, मुंबई में फिल्म को, अच्छी फिल्म को कैसे जगह दिला सकते हैं। वो सपोर्ट मिले तो मतलब सिर्फ पैसे से तो काम नहीं होगा। मतलब सिर्फ एज अ फाइनेंसर 2 के 4 करने की सोच से ना, अगर वो सोच है तो फिर तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। पर हाँ, जुड़ना है उस विधा से, जुड़ना है उस विधा को, अच्छी फिल्म बनानी है, अच्छी फिल्म बाहर आए निकल के, अच्छा टैलेंट बाहर आए। अगर वो सोच है, पैसा 19-20 भी हो जाए, वो सोच है, तो फिर तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को सर्च करते रहना चाहिए। और वो टैलेंट इंदौर में भी है, एमपी में भी, हिंदुस्तान में भी है, सब जगह। तो उनके लिए तो ये सलाह है। और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर लगे रहे हमारे जैसे, मतलब बनाए, अपना खुद टेस्ट कर ले।
लोगों को दिखा दे, अगर वो लोग तालियां बजा दे आपकी फिल्म पे, क्योंकि कोई फ्री में तो बजाता नहीं है। तो अगर कुछ कुछ अंदर हिलाते हो आप, किसी के अंदर कुछ बात, तो फिर कुछ रिस्पॉन्स मिलता है। वो देख लो टेस्ट करके। सर, इंडी फिल्म मेकर के लिए कुछ आपके ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जो आप बोलना चाहेंगे? वैसे इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान आपने बहुत सारी बातें बताई भी हैं। डोंट्स तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें कुछ भी डोंट्स होते नहीं है, पर ये जरूर है कि कुछ बेसिक आप अपनी चेकलिस्ट खुद बना सकते हो कि आपको किन किन चीज़ों पे फोकस रखना है। मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को लेके कभी समझौता ना करें। बड़ा आर्टिस्ट छोटा आर्टिस्ट मायने नहीं रखता, लेकिन कलाकार अगर आप सही नहीं लोगे तो आपका सब खराब है। टेक्नीशियन सेकेंडरी है कि कैमरा अच्छा होना चाहिए, और पर इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज आप ना करो तो बेहतर है। और कहानी जो आप पढ़ दे रहे हो, एक तो आपको खुद काफी कुछ पढ़ना चाहिए। नॉवेल्स इतने हैं, हिंदी के हैं, सारी भाषाओं के हैं। अगर आप पढ़ोगे नहीं, इमेजिन नहीं करोगे चीजों को, कहानी सुनाना आपको ठीक से नहीं आती है अपनी, कब किस चीज को ज्यादा बताना, आगे पीछे करना है, तो वो अगर आप डायरेक्टर हो तो फिर आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर, नरेटर होना चाहिए। वो एक टेस्टिंग पैरामीटर है कि आप कहानी से ही आदमी को इतना मोटिवेट कर दो कि और सुनाओ। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिल्म तो वो काम करेगी नहीं फिर आप। तो वो उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख लें। टेक्निकली तो आप अपने मोबाइल से भी ऐसी फिल्म बना सकते हो जो अवार्ड सब ले आएगी। तो उसका कोई वो नहीं है। और बाकी मुझे लगता है कि खुल के काम करना चाहिए। इसमें क्या लुट जाएगा पिट जाएगा इस दुनिया में, कभी प्लेन उड़ते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी कुछ भी होता है। तो एक फिलॉसफी जिंदगी की तो सही बात चलती रहना चाहिए। और ये फिल्म बनाना और ये सब करना ये आम लोगों का काम है नहीं, एक तो खास लोगों का काम है। तो ये थोड़े से जिनको कहना चाहिए ना कि बिगड़े हुए लड़के जो होते हैं, जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, जिनकी वायरिंग हिली हुई है थोड़ी तो मैं बिगड़े हुए लड़के इसलिए बोला कि मुझे आपको एक कविता सुनानी है जो मेरी सबसे प्रिय कविताएं हैं और जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। तो ये उन फिल्म मेकर्स के नाम हैं जो बिगड़े हुए लड़के सो कॉल्ड कहलाते हैं। हालांकि तब मैं फिल्म नहीं बनाता था, ये बहुत पहले लिखी हुई मेरी कविता है। उस समय आप बिगड़े हुए थे और ये नियति को तय करना नहीं, था कि मुझे आप बिगड़ा हुआ लोगों ने पता नहीं क्यों माना नहीं, पता नहीं मेरी इमेज ऐसी ठीक है, पर मुझे लगता है कि बिगड़े हुए अलग तरीके से बिगड़े हुए। तो ये शीर्षक है बिगड़े हुए लड़के। तमाम हमारे यंग फिल्म मेकर्स जो थोड़ा सा कुछ जिंदगी में नया करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल रास्तों से हट के चलते हैं, और वो सब नहीं करते जो कि सुधरे हुए लड़के करते हैं, तो उनके नाम ये कविता है, बिगड़े हुए लड़के। बिगड़े हुए लड़के होते हैं खतरनाक, उनसे डरते हैं सभी माँ बाप दोस्त और रिश्तेदार। बिगड़े हुए लड़के होते हैं खतरनाक, उनसे डरते हैं सभी माँ बाप दोस्त और रिश्तेदार। पिता के हाथ थक जाते हैं उन्हें मारते मारते, लेकिन बिगड़े हुए लड़के सुधरते नहीं और बार बार करते हैं वही जो उन्हें लगता है सही। बिगड़े हुए लड़के नहीं डरते भूत और भूत जैसे लोगों से, खुद खोज कर ले आते हैं मार साहब के लिए जंगल की सबसे गीली सबसे लचीली लकड़ी, और फिर बेखौफ फैलाकर हथेली खा लेते हैं मार। ये थोड़ा सा पीछे 5-10 साल पीछे ऐसा होता था, अब तो नहीं मार सकते। बिगड़े हुए लड़के नहीं डरते भूतों और भूत जैसे लोगों से, खुद खोज कर लाते हैं मार साहब के लिए जंगल की सबसे गीली सबसे लचीली लकड़ी, और फिर बेखौफ फैलाकर हथेली खा लेते हैं मार, लेकिन नहीं रटते रेडीमेड सवालों के रेडीमेड जवाब। बिगड़े हुए लड़के, ये मेरी फेवरेट लाइन है इसमें, बिगड़े हुए लड़के हमेशा ही होते हैं गणित में कमजोर, इसलिए दिल से ही करते हैं अपना हर फैसला। बिगड़े हुए लड़के हमेशा ही होते हैं गणित में कमजोर, इसलिए दिल से ही करते हैं अपना हर फैसला। यहाँ थोड़ा सा फिल्म ट्विस्ट लेके उसमें जा रही है, रोमांस की तरफ जा रही है। बिगड़े हुए लड़के एक ना एक दिन करते हैं प्यार, बिगड़े हुए लड़के एक ना एक दिन करते हैं प्यार किसी सांवली सी लड़की से, और फिर किसी कीमत पर पीछे नहीं हटते, न माँ की दुहाई न पिता की पिटाई, न चाकू तलवार लिए खोजते लड़की के भाई बदल पाते हैं उसका इरादा। बिगड़े हुए लड़के एक ना एक दिन करते हैं प्यार किसी सांवली सी लड़की से, और फिर किसी कीमत पर पीछे नहीं हटते, न माँ की दुहाई न पिता की पिटाई, न चाकू तलवार लिए खोजते लड़की के भाई बदल पाते हैं उसका इरादा। सुधरे हुए लड़के पाते हैं प्यार सम्मान और नौकरी विदेश में, बिगड़े हुए लड़के पाते हैं
क्रोध, अपमान और बेरोजगारी अपने ही देश में, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर जाने का ख्याल कभी नहीं लाते दिल में। सुधरे हुए लड़के पाते हैं प्यार, सम्मान और नौकरी विदेश में, बिगड़े हुए लड़के पाते हैं क्रोध, अपमान और बेरोजगारी अपने ही देश में, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर जाने का ख्याल कभी नहीं लाते दिल में। नहीं आते वक्त पर और वक्त के बाद भी सुधरे हुए लड़के, लेकिन ऐन वक्त पर काम आ जाते हैं बिगड़े हुए लड़के, और बेशर्त खड़े रहते हैं तब तक जब तक कि उनकी ज़रूरत होती है। आसान होता है रट लेना, सरल होता है बिना देखे मान लेना। आसान होता है रट लेना, सरल होता है बिना देखे मान लेना। फायदेमंद होता है बदल जाना, पलट जाना, भाग जाना, लेकिन नहीं बदलते, नहीं पलटते, नहीं भागते बिगड़े हुए लड़के, और इसी की सज़ा झेलते रहते हैं ज़िंदगी भर। लेकिन कीमती होते हैं बिगड़े हुए लड़के, कीमती होते हैं बिगड़े हुए लड़के, सब सहकर मरकर खपकर भी बचा ले जाते हैं अपनी आत्मा, और एक खरोच तक नहीं आने देते अपने हृदय पर। सब सहकर मरकर खपकर भी बचा ले जाते हैं अपनी आत्मा, और एक खरोच तक नहीं आने देते अपने हृदय पर। चीख चीख कर गलत ठहराती रहती है दुनिया, और बार बार गहरी चोट करते हैं अपने पराए, लेकिन आखिर तक मरने नहीं देते अपना मन बिगड़े हुए लड़के। तो ये अगर बिगड़े हुए लड़के आप हैं तो फिल्म बनाइए। दुनिया बहुत सर उसके अंदर डीप फिलॉसफी ये भी आई कि हम मतलब सामाजिक पैरामीटर पे हम उन्हें बिगड़े हुए लड़के बोल रहे हैं, लेकिन कोर में वो बहुत ज्यादा रूटेड है। वो दुनियावी अर्थों में बिगड़े हुए हैं, क्योंकि वो पैसा नहीं कमा रहे हैं, वो वैसा सब कुछ नहीं कर रहे हैं जो सुधरे हुए लड़के करते हैं। IIT कर लेते हैं और इंजीनियरिंग करते हैं, फिर इन्फोसिस में चले जाते हैं। वो भी, उनमें भी बिगड़े हुए लड़के छुपे होते हैं, पर वो उस बिगड़े हुए लड़कों को मार देते हैं अंदर से। मेरे कई फ्रेंड्स भी हैं, कई मेरे कजिन वगैरह भी हैं, जो कि जिनकी इच्छा थी कि वो कुछ क्रिएटिव करें, पर वो उस दबाव में कि भाई जीवन भी चलाना है, वो सच्चाई भी है, तो वो फिर सुधरे हुए लड़के बन गए। और सर वैसे लोग हैं ना, बहुत टच करते होंगे आपको भी, जैसे मुझे भी मेरे दोस्त यार कि कुछ हो तो बताना। होता है, रहता है मन में। एक फिल्म का आइडिया है, एक स्टोरी मैंने भी लिखी है। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे बात चलते चलते कविता वाला एंगल ना ले ले, क्योंकि इस विषय पे मैंने 3-4 कविताएं इस भाव की जरूर लिखी हैं। तो जैसे एक कविता है मेरी, अभी नहीं सुनाऊंगा मैं आपको, पर वो उसका भाव ये है कि एक दिन अपने उस दोस्त के घर जाना चाहता हूँ जिसके घर का पता मुझे मालूम नहीं है। ये सुधरे हुए लड़कों की तरफ से कविता है कि रविवार से सोमवार तक की 7 फुटा स्केल पर इधर से उधर सरकते हुए अचानक सटक कर अपने उस दोस्त के घर जाना चाहता हूँ, जहाँ ऐसा ऐसा पुराने दिन याद करता है वो अपने, जिसका घर का पता अब मैं भूल चुका हूँ। हाँ, क्योंकि ना तो कभी उससे बुक वगैरह नोट्स लेने की जरूरत पड़ी। हाँ, नहीं पड़ती जरूरत। वो तो बिगड़ा हुआ था। हाँ, वो बिगड़ा हुआ था। या मैं भी बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं मतलब वो एक लेवल पे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी कि मैं सब कुछ सही है जिंदगी में, पैसा भी है, परिवार भी है, लेकिन वो चीज चली गई है कहीं ना कहीं। तो वो वाला भाव है। तो कविताओं के लिए तो हम अलग से करेंगे, अभी आपके सब कार्ड वार्ड फुल होगा। हाँ सर, ये इस पर एज अ राइटर आपके साथ अलग से और बैठा जाएगा। हाँ। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि फ्यूचर में आपके और क्या प्लान्स हैं। जैसे 2 फिल्म हो चुकी हैं, काली चाट और लव ऑल। लव ऑल जब OTT पर आएगी तो दुनिया के सामने और ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचेगी, तब वो इस फिल्म का पोटेंशियल और महसूस करेंगे। तो इससे आगे क्या? इससे आगे ये तो निश्चित है कि इसके आगे फिल्म्स हैं, सीरीज भी हो सकती हैं, या जो भी इस फॉर्म में बनाने को मिले मौका। और विचार भी कई चलते हैं, कहानियां कई सारी आपको अट्रैक्ट करती हैं, कुछ में पोटेंशियल बहुत ज्यादा दिखता है। तो मुझे किसी ने मुंबई में ही किसी ने कहा था कि एक जैसी फिल्म्स बनाने से बचना। और जैसे लोग ये भी पूछते हैं कि लव वर्ल्ड 2 कब आएगी, जिनको बहुत अच्छी लगती है, पर मुझे लगता है कि वो कभी नहीं आएगी। क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मैं एक जैसी फिल्मों वाला बनूं। क्योंकि काली चाट जब मैंने बनाई थी तो ऐसा एक मैसेज गया कि सोशल फिल्म्स बनाने वाला एक कोई डायरेक्टर है। हालांकि मेरी सिस्टर का वैसा बैकग्राउंड है, मेरी बहन का, जो
इतने सालों से वो एनजीओ चला रही एनजीओज थी में एक्टिव है, हाँ। और उन लोगों की सुनी हुई कहानियां, देखी भली चीजों से ही प्रेरित प्रेरित होकर मैं वो कर पाया जी। पर वो मेरा वैसा वाला बैडमिंटन का मेरा बैकग्राउंड था तो मैंने लव ऑल किया। लेकिन ये मैंने तय किया हुआ है कि मैं जब भी करूं कुछ एक अलग उस पे खुद को परखूं तो मुझे एक नया आदमी अंदर से अपना मिलेगा, क्योंकि ये तो सेल्फ डिस्कवरी है। मुझे नहीं मालूम कि मैं डायरेक्टर हूं कि नहीं हूं, तो मैंने बना के देखी तो मुझे मालूम पड़ा कि हाँ कुछ तो आता है मुझे, या मैं एक डायरेक्टर भी हूँ, या मैं इतनी बड़ी टीम हैंडल कर सकता हूँ, या प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ। तो आप जब तक उतरोगे ही नहीं नदी के अंदर तो पता कैसे चलेगा। सही बात। ज्ञान देने से तो काम होगा नहीं बाहर से। तो अगले प्रोजेक्ट्स में मेरी जो इच्छा है, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि कॉमेडी को बनाना थोड़ा सा टफ होता है और बाकी सब तो आसानी से हो जाता है। हालांकि अभी तक मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा जब तक मैं बना के देख नहीं लूं उससे, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं कोई एक सर कोई और अगर ये सब्जेक्ट लेकर आए आपके पास कि मतलब आप तो सिर्फ डायरेक्ट कीजिए, हम आपको हायर करना चाहते हैं मैं तैयार हूँ। मुझे कहानी अच्छी लगेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उनसे पैसे भी ना मांगू शायद। तो मेरी जो भी शर्तें होगी क्रिएटिव कि भाई ये मुझे करने दोगे तो फिर करते हैं साथ में कि जो भी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि 100% मन भा जाए आपको किसी की चीज। तो पर मेरी इच्छा है, तो एक प्रोजेक्ट पे मैं कर रहा हूँ काम, खजुराहो से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट। एक नॉवेल है, हमारे सीनियर मित्र हैं सुनील चतुर्वेदी, जिनकी नॉवेल काली चाट से इंस्पायर होके काली चाट फिल्म बनी। तो उनका एक और नॉवेल है, उस पे बेस्ड है वो। पर वो मुझे लगता है कि मैं भले ही कॉमेडी बनाने निकलूं या मैं स्पोर्ट्स फिल्म बनाऊं, लेकिन वो जो एक इमोशनल बहाव है या वो काली चाट ही है, वो मैं मिस नहीं करना चाहूंगा कि सिर्फ कॉमेडी के लिए कॉमेडी ना हो, सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स नहीं हो। क्योंकि मैं अभी भी, मेरा ये मानना है कि मैं लव ऑल को स्पोर्ट्स फिल्म नहीं बोलना चाहूंगा कि भाई ऐसे उसको किसी जोनर में जड़ देना ठीक नहीं होगा। वो एक स्लाइस ऑफ लाइफ ह्यूमन इमोशन की कहानी, वो इमोशन की कहानी है। वो एक बाप बेटे की कहानी हो सकती है, है ना, वो जिंदगी के उतार चढ़ाव की कहानी हो सकती है। बैडमिंटन तो सिर्फ एक टूल है। तो वैसे ही काली चाट भी है कि वो एक गांव की कहानी हो सकती है, पर वो सबकी जिंदगी की कहानी है। तो अगर कोई कॉमेडी भी बनती है तो घूम फिर के वो अल्टीमेटली अपना उद्देश्य पूरा करे। मतलब मेरा जो भाव है वो कहीं ना कहीं निकल के आए। एक दो प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ के हैं जो कि बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, अभी डिस्क्लोज करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन उस पे काम चल रहा है। वो बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े बजट के प्रोजेक्ट हैं। तो यही मेरे लिए रास्ता होगा कि काली चाट, लव ऑल, उसके ऊपर फिर ये वाला प्रोजेक्ट खजुराहो वाला। अब उसके बाद स्केल बढ़ जाएगा, बजट भी बढ़ रहा है, शायद डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो आपने रास्ता क्रैक किया है, अभी के जो लर्निंग्स हैं वो कहीं ना कहीं काम आएगी कि मैं और उसको वायबल बना दूं प्रोजेक्ट्स को। एक अल्टीमेट ड्रीम और आप रखते हो तो वो भी कहीं ना कहीं है दिमाग में कि जब फाइनली मौका मिलेगा तो यहाँ तो मुझे ये फिल्म बनाने को मुझे मिल जाए तो मैं जरूर बनाना चाहूंगा। वो मैं बता सकता हूँ क्योंकि उसमें कोई आसानी से उतरेगा नहीं। वो ओशो के ऊपर उनकी बायोग्राफी है और उसकी तैयारी ये है कि जो पढ़ा है, जो फैमिली का बैकग्राउंड है या जो चीजें हैं वो तो है ही। मेरी पीएचडी भी ओशो के ऊपर है और मैं एक डायरेक्टर हूँ, ये मैं फिल्म से प्रूव कर सकता हूँ। पर ओशो पे क्यों बनाना चाहता हूँ तो वो क्योंकि मैं फिलोसफी का स्टूडेंट भी हूँ, मेरी पीएचडी है, तो एक लॉजिक और स्ट्रॉन्ग होता है मेरे पास। तो पर मैं ये भी जानता हूँ कि जिस तरह का उनकी कहानी का स्केल है वो बहुत बड़ा है। कैनवास भी बड़ा है और जो चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं फर्स्ट फेज में उनको देख के, वो उनकी 97 रोल्स रॉयस कार है जो उन्होंने एक शहर बसा दिया था अमेरिका में, वो है, वो सब खर्चीली चीजें हैं। उनकी फिलोसफी फिर पीछे से आती है, सही बात, कि वो चीजें क्यों हैं। पर जो फिल्म को जिस तरह का होना चाहिए सर, वो मतलब स्केल वाइज अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो मुझे तो वो नार्कोस, मनी हाइस्ट और इस लेवल के, ओपनहाइमर है वो, मतलब ओपनहाइमर, मतलब उससे भी कई बार बड़ी हो जाती है। यस। और एक विडंबना थोड़ी सी ये मैं अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मानता हूँ, ये नहीं कि मैं कर पाऊंगा उस काम को, पर हमारे यहाँ बायोग्राफी अच्छी नहीं बनती। मतलब बहुत चुनिंदा होंगी जो आप कहोगे कि हाँ ये थोड़ा करीब गए, अच्छा बनाया। नहीं तो सतही स्तर पर बना देते हैं वो उस कैरेक्टर को, क्योंकि वो हम उसके चेहरे, रूप रंग, उसकी घटनाओं को दिखाने में लग जाते हैं, उसके भाव को नहीं पकड़ पाते कि क्योंकि आदमी जो होता है वो भीतर से होता है, बाहर से कुछ नहीं होता।
उस चीज उसमें क्या खासियत थी उस आदमी में, उसको बाहर दिखाने के लिए बहुत स्किल राइटिंग की, डायरेक्शन की, एक्टिंग की लगती है। उस पे शायद उतना अच्छा हमारे यहाँ काम नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ किरदार उस लेवल के नहीं हुए, पर बाहर जो हॉलीवुड से हम इम्प्रेस होते हैं वो लोग इसमें थोड़ी मास्टरी रखते हैं। मतलब गांधी हमारे यहाँ एक अच्छी वो है, लेकिन वो बाहर वालों ने बनाई है। तो हमको थोड़ा सा इस बात पे होना चाहिए कि हमारे यहाँ कौन नहीं हुआ है। सही बात है ना, हमारे यहाँ के कैरेक्टर्स पे, चाहे फिर वो रामानुजन हो या ये हो, तो बाहर वाले अच्छी फिल्म बना लेते हैं। वल्लभाचार्य जी, विवेकानंद जी, मतलब इन सब पे एक से एक महान, क्योंकि हम बनाने की कोशिश करते हैं तो हम क्या 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 कर देते हैं। तो वो मेरी इच्छा है। तो वो एक आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं बहुत सुनता हूँ कि ये भी बना रहे हैं, आमिर खान भी बना रहे हैं, वो है, पर मुझे मालूम है कि वो बना लें फिर बना लूंगा क्योंकि मैं कुछ और सोचता हूँ। तो वो एक है प्रोजेक्ट दिमाग में। अब जैसे जैसे रास्ता बनेगा वो बन जाएगा रास्ता। हम करते रहेंगे अपनी गलतियां और सुधारते रहेंगे जब मौका मिल जाए। सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे इतनी सारी बातें करी, खूब बातें काफी सारी। मुझे उम्मीद है कि जितने भी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर होंगे, खासकर हमारे सेंट्रल इंडिया के, कि जो एक विडंबना हमें महसूस होती है कि हिंदी भाषा के आधार पर एक ही राज्य है और उसी में हिंदी फिल्में बन नहीं रही हैं। तो ऐसे में आप जैसे फिल्म मेकर हैं जो यहीं पर रहकर उस फिल्म को एग्जीक्यूट करते हैं, मुझे लगता है कि लव ऑल में भी 80% तो काम यहीं से हुआ होगा, है ना? कुछ एक HODs और कुछ काम बाहर से हुआ है, बाकी तो नहीं, टेक्निकल टीम तो डेफिनेटली बाहर की थी, प्रोडक्शन वाली। उसमें तो खैर मुंबई का कोई, मतलब जो चीजें अच्छी है उन्हें स्वीकार करना बुराई नहीं। टेक्निकली वहां से जो लोग आते हैं वो वाकई एक्सपीरियंस्ड है, प्रोफेशनल है, टाइम को लेके पंचुअल है, आउटपुट देने में कोई कोताही नहीं बरतते। वो लेथार्जी हमारे यहाँ हमको देखने को मिलती है। और सर वो तब से अब में मुझे लग रहा है कि जैसे हम लोग रेगुलरली फील्ड में इन्वॉल्व है, तो अब हम वो प्रोफेशनल ग्रोथ भी देख रहे हैं। वो भी हो रहा होगा कि जो मैन पावर डेवलप हो रही है, वो जो यंग जनरेशन आ रही है जो थोड़ा उनको बाहर का एक्सपोजर हो रहा है, तो वो उस तरह से बिहेव करते हैं कि अच्छे आर्ट डायरेक्टर, अच्छे मेकअप आर्टिस्ट, अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट, प्लस एथिक्स आपके कि भाई मुझे टाइम पे, फिर मेरी मौसी के यहाँ पे फलाना प्रोग्राम है तो मैं आज लेट आऊंगा, वो सब वो चलता नहीं है। वो मैंने तो इतने सालों के एक्सपीरियंस में मुंबई में कभी नहीं देखा कि एक स्पॉट बॉय ने भी ये बहाना बनाया हो। मतलब उनकी पर्सनल लाइफ कभी इन्वॉल्व नहीं करी, इन्वॉल्व होती नहीं। तो वो तो उनकी खासियत है, उसको हमको सीखना भी चाहिए और उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। टेक्निकली वो लोग स्ट्रांग हैं, अपने काम को समझते हैं, और वो वाली चीज थोड़ी सी लैक करती है यहाँ पे। अगर वो चीजें इम्प्रूव होती है तो फिर डेफिनेटली सर काफी इम्प्रूव हुई है। मतलब अगर मैं 2018-19 से कोविड के बाद से देख रहा हूँ, वैसे बहुत सारे प्रोफेशनल है जो इंदौर से मुंबई गए थे काम करने के लिए, कोविड की वजह से वापस आना हुआ, और फिर अब ऐसा हो रहा है कि वो गए ही नहीं है। नहीं, और यहीं पर इतना काम हो रहा है, तो वो वहां से जो प्रोफेशनलिज्म सीख कर आए हैं वो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो वही काम करेगा। इसमें कोई सरकार कुछ करे कि वो सिखाए करे, वो कोई भी फिल्म स्कूल या कुछ भी इन चीजों में कुछ नहीं कर सकता। वो कल्चर तो आपको फिर अडॉप्ट ही करना पड़ेगा। तो वो चीज ही सिर्फ हमें पीछे खींच के रखी हुई है। उसमें मालवा को मैं और आगे मानता हूँ कि थोड़े से मालवी जो कल्चर है, इंदौर, उज्जैन, ये यहाँ सब टैलेंट है, यहाँ सब स्किल्स है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक बॉडी लैंग्वेज में जो एक ढीलापन है, लेजीनेस है, जो है वो अच्छा है। वो इसमें थोड़ा सा पीछे खींचती है चीजों को, जबकि सब कुछ है, इच्छाएं भी है, पर वो जो एक जुझारूपन होना चाहिए जो हम कई बार यूपी बिहार वालों में देखते हैं कि वो लोग आके सीख लेते हैं और फिर उसी तरह से काम करते हैं। साउथ इंडियंस में देखते हैं। और वो जो एक ईमानदारी, दिल की ईमानदारी है। मतलब मैं तो इम्प्रेस साउथ की फिल्म से पहले भी था, अभी भी हूँ, कि वो चाहे खराब चीज भी बना रहे हैं पर ईमानदारी से बना रहे हैं, उसमें कोई उसमें लाग लपेट नहीं, पूरा कन्विक्शन रहता है। हम ना इधर के हो जाते हैं कई बार, ना उधर के। अभी हम पे इन्फ्लुएंस उनका है तो हम उनके जैसा भी चाहते हैं, हम थोड़ा अपना भी मिला देते हैं, थोड़ा सा हॉलीवुड का भी डालते हैं उसमें, तो कुछ नहीं बनता प्रोजेक्ट। वो जब बनाते हैं तो फिर पूरा ही बनाते हैं। तो वो एक चीज है। तो वो सेंट्रल इंडिया जिसको हम बोलते हैं हिंदी भाषी, हमारे यहाँ से राइटर्स तो खैर डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं। स्वानंदी से निकले हैं, सब बहुत सारे लोग हैं। सही बात। पर ओवरऑल एक फिल्म मेकर की तरह निकलने वाला नितेश तिवारी जी अभी रामायण बना रहे हैं। वो बना रहे हैं, तो वो सब तो यहीं के हैं। आशुतोष राणा, मतलब बस वो ये है कि यहाँ इंडस्ट्री कैसे बनेगी, तो वो तो मुंबई के अलावा कहीं है ही नहीं, मुंबई और साउथ के अलावा। तो जब होगी तब होगी, हम तो फिल्म बनाते रहे। तो जिस तरह से आपने लव ऑल
यहीं पर आपके पास ऑप्शन तो था कि आप मुंबई शिफ्ट होते, वहां से ऑपरेट करते, हाँ। और आपने पूरी यहीं करी, और रहा अगला मैं थोड़े प्रोजेक्ट दिन। भी सर आप अगला भी हम तो हमारा प्री वर्क तो यहीं से ही चल रहा है, राइटिंग यहीं चल रही है, हाँ, मीटिंग्स यहीं हाँ, हो रही है, कास्टिंग यहीं होती होगी, कास्टिंग से भी जो बेसिक लेवल है वो है, फिर जितनी जरूरत Majorly। पड़ती है चले जाते हैं मुंबई। पर हम मुंबई में भी, मुंबई के फिल्म मेकर भी मुंबई का यूज प्री प्रोडक्शन और पोस्ट के लिए कर रहे हैं। हाँ, अब आप देखोगे कि वो जो हम सुनते थे कि मडालैंड में ही हर फिल्म का सीन दिख जाता है और वो सारी फिल्में वहीं घूमती हैं, वो होना बंद हो गया। हाँ, हाँ, अब उनकी फिल्में भी भोपाल दिखता है, अब उनकी फिल्मों में भी यूपी दिखता है। हाँ, हाँ, ऐसा है सर। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी आगे की भी जो फिल्में हैं या वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री, वो एमपी बेस्ड होंगी, या फिर एमपी में उसका बहुत सारा काम होगा, यहाँ पर एक फिल्म का कल्चर और डेवलप होगा, नए प्रोफेशनल्स और तैयार होते जाएंगे। अभी जो आने वाले 2 प्रोजेक्ट हैं तो डेफिनेटली एमपी के ही हैं, लोकेशन तो मार्क्ड है जी जी। और बाकी अगर इस तरह के ग्रुप्स क्रिएट होते हैं तो मैं तो खुशी रहूंगा उनके साथ काम करने में, जो कुछ इंडिपेंडेंट फिल्म जैसे आपका है प्रोडक्शन हाउस, तो बनाते हैं फिल्में, कोई दिक्कत नहीं। सर अब क्लोजिंग में हम चाहेंगे कि कोई ऐसी कविता जो आपकी बड़ी फेवरेट हो और जो ऑडियंस को कुछ एक टेक अवे टाइप का रहे उनके लिए, कि हमने ये हासिल किया। ये थोड़ा सा मुश्किल काम इसलिए होता है कि मतलब मैंने भले ही कविताएं 20-30 ही लिखी हैं, लेकिन मैं 2 सुनाऊंगा जी, क्योंकि मुझको थोड़ा बच्चों के साथ काम करना पसंद है। मैंने कुछ कहानियां लिखी है, होगा तो उस पर भी कुछ शॉर्ट फिल्म्स या कुछ करेंगे। तो एक कविता है कैंची प्लान। हम जब साइकिल चलाना सीखते थे तो ऐसी साइकिल्स नहीं होती थी जिसमें बीच का डंडा ना हो, तो उन्हीं साइकिल से आपको सीखना पड़ता था। तो एक पैर ऐसे फंसा के ही साइड से एक पैर मैं तो वैसे ही सीखा हूँ, उसमें गिरते भी थे पर उसमें बहुत कुछ होता था। तो उस पे मेरी उसको कैंची चलाना, उसको कैंची चलाना कैंची की स्टाइल में चला, क्योंकि इतने हाइट नहीं होती थी कि उस पे बैठ के चला सकूं। तो वो एक कविता है कैंची प्लान। साइकिल ऊंची लंबा डंडा, चढ़ बैठो तो उतरने का टंटा, इसका सबसे सरल समाधान साइकिल चलाने का कैंची प्लान। कमर को पूरा गोल घुमा के, कंधों के खब्बे उचका के, खब्बे ये इनको बोलते हैं कि वो ऐसा बनी जाती है एंगल। कमर को पूरा गोल घुमा के, कंधों के खब्बे उचका कर, एक टांग को इधर लगा के एक टांग को उधर फंसा के, मारो पेडल हाफ घुमा के, चलो कि जैसे निकला तीर छोड़ कमान, साइकिल चलाने का कैंची प्लान। फिर गिरते भी बहुत थे। खतरे में आ जाए जब जान, कूद निकलना भी बेहद आसान, बगले झाको चड्डी झाड़ो, कोई नहीं है दांत निकालो, फिर झाड़ी से साइकिल को भी निकालो, सटक लो जल्दी बज गई शान, साइकिल चलाने का कैंची प्लान। ये एज ग्रुप और ये वाला थोड़ा सा टेक्सचर मुझको पसंद है, तो वो और आपकी कविताओं में झलकता है सर। हाँ, वो आ ही जाता है, थोड़ी सी मासूमियत और बचपना। एक आखिरी कविता जो आपने बोला जी, तो फिलॉसफी, थोड़ी सी फिलॉसफी है, ज्यादा नहीं है। हार जीत उस कविता का नाम है कि हम लगे रहते हैं कि भाई सक्सेसफुल होंगे, हारेंगे जीतेंगे, पर लाइफ में ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है किसको हार किसको जीत बोले। तो अपना काम आनंद से करते रहना ही सबसे बड़ी जीत है। तो उस पे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। हाँ, फिल्म मेकर भी हैं और वो भी हैं कि अगर आप अपने जीवन में आनंदित हैं तो वही सबसे बड़ी जीत है। और प्रोसेस को ही एंजॉय करना चाहिए, कोई मंजिल नहीं होती। मैंने मंजिल पे पहुंचे हुए जिनको हमको लगता है कि वो मंजिल पे पहुंचे, उनको भी देखा है, वो सेटिस्फाइड और आनंदित नहीं है। और सफर में ही है वो। और आप छोटी फिल्म बना रहे हो और आनंदित हो तो आप मंजिल पे ही हो। तो एक जो प्रसिद्ध कहानी है जो सबने सुनी है, कछुए और खरगोश की रेस की, उसकी कविता है, हार जीत इसका नाम है। कछुआ कभी रेस में था ही नहीं, हमने जबरदस्ती कछुए को रेस में डाला है। कछुआ कभी रेस में था ही नहीं, वो तो आनंद में था। वो जब जीता तब भी आनंद में ही था, फर्स्ट रेस में जीता था, ऐसा था कि भाई वो। तो कछुआ कभी रेस में था ही नहीं, वो तो आनंद में था। जब वो जीता तब भी आनंद में ही था। खरगोश खूब दौड़ा, खूब तेज दौड़ा और फिर सो गया और हार गया खुद से, कछुए से नहीं। और फिर सुना कि अगली रेस में खरगोश जीत गया। ऐसा सुना कि भाई अगली बार खरगोश ने ध्यान रखा थोड़ा, वो जीत गया, जीतना ही था उसे। और फिर सुना कि अगली रेस में खरगोश जीत गया होगा।
लेकिन कछुआ फिर भी रेस में था ही नहीं, वो तो तब भी आनंद में ही था। खरगोश अब भी दौड़ रहा है, सुधरे हुए लड़के हैं, खरगोश अब भी दौड़ रहा है, हाफ रहा है, थक गया है, लेकिन दौड़ रहा है। और कछुआ अपने हाथ पैर गर्दन समेट कर अपने घर में आनंद से पढ़ रहा है लाओ त्से को। लाओ त्से बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं पुराने, तो मैं उनका एक कोटेशन की 2 लाइन इसमें डाली है मैंने, चाइना से। तो कछुआ अपने हाथ पैर गर्दन समेट कर अपने घर में आनंद से पढ़ रहा है लाओ त्से कि धन्य हैं वो लोग जो हारे हुए ही हैं, धन्य हैं वो लोग जो हारे हुए ही हैं, क्योंकि उन्हें हराया नहीं जा सकता। ये इस कविता के साथ में। अरे वाह, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। तो आनंद से फिल्म बनाए और कोई हार जीत की परवाह नहीं है, किसी के आगे कुछ साबित नहीं करना। खुद को अगर आनंद मिल रहा है तो वही सबसे बड़ी कसौटी है कि आप सही कर रहे हो, और अगर नहीं मिल रहा है तो वही सबसे बड़ा आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि आप गलत कर रहे हो, फिर चाहे दुनिया आपको सर पे उठा रही हो। तो मुझे वो फॉरेस्ट गम का वो सीन हमेशा याद आता है जिसमें टॉम हैंक्स रनर बन जाता है, बीच में वो तो कुछ कुछ करता है, तो अचानक से दौड़ते दौड़ते सब लोग दौड़ने लगते हैं कि पीस के लिए दौड़ रहे हैं, यूनिटी के लिए दौड़ रहे हैं, और वो अचानक एक दिन खड़ा हो जाता है कि अब मुझे नहीं दौड़ना। और सब हैरान है कि भाई इनने तो पूरा, लोगों ने भीड़ जत्था बना लिया था, वो अपने घर चला जाता है दौड़ते दौड़ते। तो वो उस तरह का भाव होना चाहिए कि भाई ठीक है, हम अपने आनंद के लिए दौड़ रहे थे, लोग चाहे जो भी नाम दे, भले इतनी बड़ी भीड़ जुट जाए, पर हमारा मन नहीं है तो हम जा रहे हैं अपने घर। तो बहुत बहुत शुक्रिया लंबी चर्चा के लिए। इससे आपका खुद का भी एक रिचार्ज हो जाता है उस बारे में बात करते करते, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें आप प्रोफेशनली करते करते भूल ही जाते हो कि कई बार कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे थे। तो इससे मुझको भी एक बहुत सारा एक रिचार्ज और एक दोबारा से एक मोटिवेशन मिला है, और फिर से कुछ करेंगे साथ में काम। बिल्कुल बिल्कुल सर, जल्दी करेंगे। हम तो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी लोग इसको देखेंगे, खासकर फिल्म मेकर, वो भी रिचार्ज होंगे और उसी आनंद के साथ फिल्में बनाएंगे। आपके इस पॉडकास्ट में जो आपने बातें कही हैं उससे बहुत कुछ सीखेंगे भी, डूज एंड डोंट्स भी उनको समझ में आएंगे। हर किसी की अपनी पर्सनल जर्नी है, तो उम्मीद करता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो फिल्म का कल्चर बन रहा है, नए प्रोफेशनल तैयार हो रहे हैं, और उसी के साथ ये इंडस्ट्री आगे बढ़े, लोग कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट बना पाए, दोनों तरह से सक्षम और सफल रहे। बिल्कुल। आपने इतना समय निकाला सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्द डायरेक्टर्स राउंड टेबल या राइटर्स राउंड टेबल में कभी भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको दोबारा बुलाएं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू भाई।